बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमान नरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ ही बात कर लें आज मौसम, क्योंकि जो है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्म है और इसके साथ साथ गर्मी इतनी शदीद पड़ रही है कि एक दफ़ा लग रहा है कि जैसे जून में हालांकि मौसम कुछ कदरे बेहतर था, ऐसा लग रहा है अगस्त में जो है वो दोबारा से जून के वाली गर्मी आई हुई है। तो इस मौसम की वजह से जो है वो वायरल डिजीज़ भी है, मैं खुद भी इसका शिकार हूँ और अभी तक स्टिल जो है वो मैं इस बीमारी से फाइट कर रही हूँ। कफ भी है बहुत ज़्यादा, बुखार भी और इसके साथ नज़ला ज़ुकाम। तो ये जिस जिस तरह मौसम चेंज होता है, मौसम चेंज होने के साथ साथ जो है ये आपको वायरल डिजीज़ भी आपके ऊपर अटैक करती है। तो लिहाजा अपनी सेहत का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, अच्छी ग़िज़ा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा हम बात करते हैं कि आप सेहतमंद तभी रह सकते हैं जब आप अच्छी ग़िज़ा खाएंगे। जब आप अच्छी ग़िज़ा आप खाएंगे तो उसके साथ साथ जो है आपके तमाम काम भी बड़े अच्छे तरीके से हो सकते हैं। और एक साथ हमेशा एक बात करती हूँ कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ बांटें और लोगों के साथ आपका जो रवैया होना चाहिए वो बड़ा अच्छा होना चाहिए, ताकि आप जब आपका रवैया अच्छा होगा तो दूसरे लोग भी आपके साथ उसी तरीके से पेश आएंगे जब आप उनके साथ अच्छे से पेश आएंगे। तो हमेशा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसका इखलाक बहुत अच्छा हो। तो अपने इखलाक और अपने रवैयों को बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर वसीम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप वसीम? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में। बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सुबह आना कैसा लगता है वैसे वसीम? देखें, सबसे पहले तो जो है सुबह जाहिर बड़ा बड़ा मुश्किल होता है, यकीन करें। और जब बंदा बीमार हो ना स्पेशली, तो यकीन करो मेरा सुबह उठने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता। मैं कहती हूँ यार अच्छा नहीं, फिर आता याद नहीं, जॉब पे जाना है काम करना है। और लेकिन उस शख्स के लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है जो पिछले 2-3 सालों से नाइट में ड्यूटी दे रहा हो। हाँ। और जिसकी शिफ्टिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो रही है, सुबह और कभी शाम में। लेकिन खैर फिर मैं अपने आप को जगाती हूँ एक अच्छी सी चाय के साथ, वो भी यहाँ पर आके नहीं, मैं घर से भी अपना एक पूरा मग्गा पी कर आती हूँ। बहुत मुश्किल होता है। लेकिन रोड पे ज़्यादा मुश्किलात का सामना फिर उस वक्त करना पड़ता है जब, क्योंकि हम लिमिटेड टाइम के साथ चल रहे होते हैं, नींद भी सही मायने में पूरी नहीं होती। फिर जो रोड के ऊपर हमें रश नज़र आता है, फिर जो हम उसके अंदर हमारा आधा पौना घंटा जहाँ पे ज़ाया होता है, तो उसकी वजह से हमेशा देर कर देते हैं आप। हमेशा देर कर देते हैं हम, देर हो जाती है, देर हो जाती है, सिस्टम की वजह से हमें देर हो जाती है। हाँ। वरना हम बड़े पंचुअल हैं। सही है। अच्छा, अभी हम वसीम से बात भी करेंगे, एक तो इनकी भीड़ से रिलेटेड इस टाइम जो है सियासी सूरत हाल भी क्या चल रही है पीपल्स पार्टी के हवाले से, क्योंकि बिलावल भुट्टो आए हुए थे, उस हवाले से भी इनसे बातचीत करेंगे। और साथ साथ जो है यहाँ पर जनूबी पंजाब में इस टाइम सेक्रेटरीट की हवाले से बात करें कि क्या सूरत हाल चल रही है, क्या काम हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा ये बात करते हैं सूबे की और उसके बाद फिर हम ये कहते हैं कि यहाँ पे सेक्रेटरीट बना तो दिया गया है, लेकिन उस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, ऐसे क्या कहेंगे वसीम इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो हम आते हैं मुल्तान की तारीख में पहली बार 25वां जो है वो पंजाब काबीना का इजलास हुआ और पहली बार जो है वो मुल्तान में उसका एहतमाम किया गया। इसके तमाम अखराजात जो हैं वो मोहसिन नकवी साहब ने ख़ुद बर्दाश्त किए और पंजाब के तमाम वज़रा, तमाम मशीर, तमाम सेक्रेटरीज, हाई लेवल की जितनी ब्यूरोक्रेसी है वो मुल्तान पहुंची। और सबसे अहम बात ये कि सबने कोस्टर्स में सफ़र किया, कोई ज़्यादा ये वैसे अंदाज नया था नहीं उसी कोस्टर में सब बैठ के जा रहे हैं। और सीएम साहब ने खुद भी कोस्टर में बैठ के ही सफ़र किया है। तो मुल्तान में जब हम साउथ पंजाब की बात करते हैं तो इस बात से तो यही जाहिर होता है कि इस खित्ते को एम्पावर करने के लिए हमें पंजाब गवर्नमेंट जो है वो कुछ संजीदा दिखाई दे रही है। अब आ जाते हैं कि यहाँ पर जो इजलास हुआ उसका मकसद क्या था, उसमें क्या 39 जो नकाती एजेंडा पेश किए गए वो क्या थे और उससे साउथ पंजाब के लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है। देखिए, जब इतने हाई लेवल पे फर्स्ट टाइम जो है आप किसी भी एरिया के अंदर एक इजलास काबीना का कराते हैं तो ये बात तो शो ऑफ हो जाती है कि आपका कुछ ना कुछ उस इलाके के साथ जो है वो अटैचमेंट का सिलसिला शो ऑफ हो रहा है। दूसरा
यहाँ के सेक्रेटरीज को भी उन लोगों के साथ बैठने का अगर मौका मिल रहा है, यहाँ वहाँ के लोगों को उन लोगों को देखने का मौका मिल रहा है जो बैठ के रूल्स बनाते हैं, पॉलिसीज़ को सेट करते हैं, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उससे काम में निखार जो है वो पैदा हो रहा है। और इस एजेंडे की बात करते चलें तो इसके अंदर जो है वो सबसे अहम 2-3 चीज़ें हैं जिसके अंदर तरक्याती स्कीम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस बार जो है वो करती गई हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं मेट्रो के सफ़र की बात करता चलूँ तो उसके ऊपर जो है वो बुज़ुर्ग, बच्चे और तलबा जो है वो फ्री कर दिए गए हैं। इसी मुनासिबत से अगर हम देखते चलें तो और भी बहुत सारे जो हैं वो उसके अंदर नुकात उठाए गए और उसमें इस बात को एम्पावर किया गया कि हम साउथ पंजाब के जो लोग हैं उनको हर लेवल के ऊपर जो है वो उनके साथ रहने के लिए तैयार है। और मुझे लगता है कि जब हम स्ट्रेंथन की बात करते हैं किसी चीज़ों की तो होप्स हो कि इस कमिंग डेज के अंदर जो है वो साउथ पंजाब के अंदर हमें किसी हद तक बेहतरी जो है वो भी नज़र आएगी। अच्छा, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं वसीम, हमारा जनूबी पंजाब में बहुत सारी महरूमियों का शिकार है, चाहे हम एजुकेशन को लेकर चलें, चाहे हम अपने हॉस्पिटल्स के हवाले से बात करें। यहाँ पर तो हम देखते हैं कि यहाँ पर पहले 1 ही 2 हॉस्पिटल यूँ समझ लें, आपके पास सबसे पहले तो निश्तर आता है, फिर अभी कार्डियोलॉजी का भी देखें तो अभी इतना बर्डन, इतनी तमाम चीज़ें, फिर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे वो बड़े कम, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हैं वो भी बड़ी कम। तो अभी रिसेंटली जिस तरह एक्टिविटीज़ चल रही हैं और जिस तरह हम मोहसिन साहब का कहें कि उन्होंने बहुत दौरे किए हैं मुल्तान के स्पेशली, और जनूबी पंजाब को उन्होंने बड़ा इस पर फोकस भी किया। एक अच्छी बात है कि यहाँ के दौरे करने से ये है कि लोगों को अवेयरनेस भी आ रही है कि यहाँ पर आखिर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं, क्या क्या कमियाँ हैं जिनको पूरा किया जा सकता है, जिनको बेहतर किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली देखें कि मैं लास्ट टाइम इनके इशाइये में भी था और वहाँ से जैसे ही सीएम साहब फ्री हुए हैं तो हमें लगा कि अभी रेस्ट करने के लिए जो है वो होटल्स में चले जाएंगे। लेकिन होप्स वो जैसे ही वहाँ सर्किट हाउस से निकले हैं तो वहाँ से उन्होंने सीधा जो है वो नवाबपुर का रुख किया है, नवाबपुर रोड का, और वहीं पर उन्होंने अपनी कोस्टर रोक दी है। तमाम वुज़रा जो मशीर साथ थे वो सब जो है वो सोए नहीं है, उन्होंने बिल्कुल रात भर उनके विजिट जो है वो चलते रहे। फिर वो निश्तर में गए, जो निश्तर की सूरत हाल थी वो सबके सामने थी कि यहाँ तक चीज़ें जो हैं वो सामने हुई कि आपके पास स्टॉक अवेलेबल है दवाइयों का, लेकिन फिर भी मरीजों तक दवाइयों की रसाई मुमकिन नहीं हो रही। सबसे बड़ी बात ये देखें ना कि हम शिकायत करते हैं कि जी अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं तो यहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आपको टेस्ट आपके फ्री होंगे, बट आपके टेस्ट जो हैं वो बाहर से सारे। अब देखिए वहाँ पर उन्होंने अपने साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ लोग बिठाए हुए हैं जिन्होंने इस बात की तस्दीक भी की कि मुझे कहा गया कि आप ये अपना जो टेस्ट है ये बाहर से करा लें, और वो बंदा साथ ले गया। होप्स कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर देखी जा रही हैं। गवर्नमेंट का ये हाल है कि आपने अगर मेडिसिन लेनी है तो आपको हर मेडिसिन जो है वो बाहर से लिख दी जाती है, कोई 1-2 होती हैं बस जो सस्ते वाली खुद दे देते हैं, वरना सारी मेडिसिन आपको। अब देखिए अगर एक बंदा प्राइवेट इतनी तमाम चीज़ों को बेयर कर सकता था तो फिर वो गवर्नमेंट अस्पतालों में आता क्यों? वो आया ही इसीलिए है कि आप उसको किसी न किसी हद तक रिलीफ देंगे। अगर वो नहीं मिल रहा तो इसी के ऊपर राव साहब हैं हमारे MS निश्तर, उनको जो है वो सस्पेंड भी किया गया सीएम साहब के दौरे के ऊपर। उसके साथ साथ उन्होंने मुमताज़ाबाद थाना और मुख्तलिफ थानों का जो है वो भी विज़िट किया। तो अब तो जब हाई लेवल के लोग इस तरह से आके विज़िट कर रहे होते हैं तो सिस्टम बेहतर जो है वो हो रहा होता है। सही है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है हम बात कर लेते हैं स्कूल काउंसिल के इलेक्शंस का आज इनेकाद होने जा रहा है, इस हवाले से भी बताइएगा। स्कूल काउंसिल जो है ये पहली बार इस तरह का आगाज़ 8 से 3 साल पहले किया गया था और उस टाइम हमारे सेक्रेटरी एहतशाम साहब होते थे जिन्होंने इसका बाकायदा तौर पर जो है वो आगाज़ किया। अच्छा, इसमें है इस तरह के बच्चों को बुनियादी तौर पर जो है वो बेसिक लेवल पे शऊर देने के लिए कि इलेक्शन होता क्या है, वोट का अमल क्या है, सीट्स क्या होती हैं, किन किन सीट्स पे लड़ा जाता है, और एक पूरी सियासत का डेकोरम क्या है जो हमारी नौजवान नस्ल बिल्कुल बेसिक जो है वो उस चीज़ से दूर थी। तो उसको बिल्डअप करने के लिए स्कूल्स लेवल के अंदर जो है इस तरह के इलेक्शन का इनेकाद किया गया। और आज जो है वो बिल्कुल सुबह 8 बजे से ही बल्कि 9 बजे से ही पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हुआ और इसी तरह स्कूल टाइम तक ये जारी रहेगा, जिसके बाद नताइज जो हैं वो स्कूल्स के आना शुरू हो जाएंगे। और स्टूडेंट काउंसिल्स के इस इलेक्शन से बराह रास्त बच्चों में जहाँ कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है, वहीं पे इन बच्चों के अंदर ये स्किल्स भी पैदा हो रही हैं कि डेकोरम क्या है, वोट का हक क्या है, वोट कितना इम्पोर्टेंट है। मैं समझता हूँ इससे बेहतरी आएगी स्कूल।
अच्छा जी, हमें जो है ज्वाइन किया है गेस्ट ने, उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ हैं जी राना इखलाक अहमद, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग साउथ पंजाब से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, एक तो इनसे आज हम बात करेंगे, एक तो इसमें हाउसिंग सोसाइटीज के हवाले से इनका जो डिपार्टमेंट है वो क्या रोल प्ले कर रहा है, क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं आपका, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस इस हवाले से नहीं है कि ये डिपार्टमेंट एक्चुअली कर क्या रहा होता है, इसकी क्या एक्टिविटीज होती हैं। एक्चुअली ये बेसिकली डिपार्टमेंट है PHED, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, और फिर हुड है जिसमें हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट आ जाती है। तो मैं एज ए एडिशनल सेक्रेटरी साउथ पंजाब को हम लोग सुपरवाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं। और हमारी जो फील्ड फॉर्मेशन है अर्बन डेवलपमेंट में, इट स्पीक्स के अर्बन की डेवलपमेंट किन अदारों ने करनी है, तरक्याती इदारे, जैसे MD है मुल्तान में, बहावलपुर में BDA है, इसी तरह KSD है। तो फिर उसके साथ PHA पार्क्स डेवलप करता है, वासा है, ये सारे वो डिपार्टमेंट है हाउसिंग के जिसको हमारी फील्ड फॉर्मेशन, जिसको हम लोग मॉनिटर करते हैं। सही। अभी तो हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, वासा के भी, रोड्स भी हमारे टूट फूट का शिकार है। अच्छा, क्योंकि हम लोग इन चीज़ों को, क्योंकि हमारी अब ट्रैफिक भी दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है, और फिर जो रोड्स का हाल है, अल्लाह माफ़ी दे, लोगों के मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, जो हमारे तरक्याती काम है उन पर काम क्यों नहीं हो सका? माजरत, मेरी आज तबीयत भी ख़राब है, गला भी, तो क्यों नहीं उस पर काम हो रहा, क्यों तेज़ी से कि उन चीज़ों को बेहतर किया जा सके? नहीं, साउथ पंजाब जब से सेक्रेटेरिएट बना है, ज़ाहिर डिप्लॉय किए गए यहाँ पे सेक्रेटरी, तो अब पेस जो है वो पहले से बहुत बेटर है। मुल्तान के हवाले से जैसे अभी ने सड़कों की आपने बात की है, और वासा के हवाले से बात की, वासा की जो लेन डली हुई है ये आउटलिव्ड हो चुकी है, यानी कि वो नकारा हो चुकी तकरीबन, नकारा ही हो रही थी तकरीबन। तो अब वो चेंज हो रही है, रिप्लेस हो रही है। ठीक है। जिस तरह हमारा नवापुर रोड, बहुत सारे लोगों के मसाइल हैं। वो अच्छा काफी अर्सा हो गया, मैंने कहा 2 साल से भी ऊपर टाइम। जी जी। तो वो पूरी की पूरी जो लेन नीचे से चेंज कर दी गई है। तो जो वासा का वर्क है ये मतलब बड़ा वो टेक्निकल और बड़ा स्लो प्रोसेस है। ये तकरीबन कुछ 30 फीट डिगिंग करने के बाद फिर बड़े बड़े पाइप रखे जाते हैं, उन्हें कनेक्ट किया जाता है, फिर जो आपका सीवरेज का सिस्टम चल रहा होता है उसे भी साथ कंटिन्यू करना होता है। तो ये बड़ा कम्बरसम प्रोसेस है। अल्हम्दुलिल्लाह नवापुर शुरू से हमारे यहाँ ये भी रहा ना कि पहले रोड्स के हवाले से अगर बात करें तो पहले रोड्स बना दिए जाते हैं, तो फिर आपको याद आता है कि अच्छा यार यहाँ पे तो सेवरेज की लाइन भी डलनी थी, फिर दोबारा से रोड जो है वो तोड़े जाते हैं, फिर सेवरेज की लाइन बिछाई जाती है, फिर उसमें काफी टाइम तो चला जाता है। हाँ, इस मसले को तो बेसिकली हल किया गया है कि जहाँ जहाँ पे हमारी वासा की आउटलिव्ड हो चुकी है, पहले हमने कहा वासा की वो वाली सारी की सारी रिप्लेसमेंट हो जाए। तो 8 मेन हमारे जो रोड्स हैं, आर्टरीज हैं, उन सब की ऑलमोस्ट चेंज कर दी गई है। जैसे 9 नंबर चुंगी से अगर हजूरीबाग रोड की तरफ जाएं आप, घंटाघर की तरफ बहुत मेन हमारी रोड है, उसकी चेंज कर दी है। वाटर वर्क्स रोड की चेंज कर दी है। तो अब वो चेंज हो गई हैं, उसके ऊपर खाका भी डल गया, अब उनके ऊपर रोड बनने का अमल है। तो हमारे 2 रोड मुकम्मल हो चुके हैं, जो जैसे MDA चौक से रजाबाद, इसकी भी लेन मुकम्मल हो चुकी है। तो और एक रोड जो है हमारा TB रोड है, ये तकरीबन 70% कंप्लीट हो गया। जो नवापुर रोड है, बेसिकली इस रोड को कंस्ट्रक्ट करना है हमारे लोकल गवर्नमेंट ने। सही। तो बल्कि अभी CM साहब आए थे, उन्होंने विजिट किया, बल्कि नाराजगी का इजहार किया। दारा लोग बहुत अरसे से वहाँ पे तंग भी हैं। तो ये भी बड़ी वैसे जो है ना, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो उस रोड पे चले जाएंगे तो हमारे लिए भी एक अच्छा यार उन्होंने इस चीज को देखा है कि भी मैं वहां जाके देखूं एक्चुअली मामला क्या है ना। अच्छा, मुझे बड़ा वो हुआ कि जिस तरह वो अब दौरे कर रहे हैं और उनकी एक्टिविटीज दिखाई जा रही हैं, देख भी रहे हैं लोग, काम हो रहा है, तो यकीन करो लिटरली मेरे फेसबुक पे स्पेशली अब कमेंट्स आ रहे हैं कि प्लीज CM पंजाब को बोले कि हमारे फलाह मसला है, उसको भी गौर कर लें। खुद वो सहाफी रह चुके हैं, तो वो चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखते हैं कि एक्चुअली लोगों का मसला क्या है। तो मैं भी अच्छा यार, इसका मतलब है कि लोग जो है ना ये देख रहे हैं कि किस तरह काम हो रहा है। तो वो लोकल गवर्नमेंट ने बनाना, बेसिकली वासा ने वो रोड नहीं बनाना, उसके लिए टेंडर वैसे कर दिए हैं। अच्छा। तो होपफुली इंशाल्लाह उसमें बजट के हवाले से हमेशा हमारा सवालिया निशान रहता है। नहीं, अब बजट का साउथ पंजाब का इशू नहीं है। साउथ पंजाब का 1/3 जितना हमारा टोटल बजट है उसका 1/3 जो है वो साउथ पंजाब को एलोकेट कर दिया गया है। और ये साउथ पंजाब बनता भी 1/3 है। तो मैं अपने डिपार्टमेंट के बारे से बात करना चाह रहा हूँ। तकरीबन हमारा इस साल के लिए जो 5.5 बिलियन इसके लिए एलोकेट किया गया है।
और उसमें क्वार्टरली रिलीज हमारे पास 1.5 बिलियन की हुई है 4 मंथ के हवाले से, क्योंकि ज़रा निगरान गवर्नमेंट उन्होंने अपना एक सिर्फ 4 मंथ का रिलीज़ किया है। और सो फार सो अभी तक जो है वो तकरीबन कुछ 600 मिलियन जो है ऑलमोस्ट कोई 32% जो है हमने एक्सपेंडिचर कर लिया है, और होपफुली अक्टूबर तक ये भी स्पेंड हो जाएगा और फिर फर्दर अगली ट्रेंच आएगी। तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो रही हैं। साउथ पंजाब अभी टारगेट पे है गवर्नमेंट में, और उसमें हम अभी वसीम और मैं यही बात कर रहे थे कि हमारे जनूबी पंजाब को पहले बहुत ऐसे पीछे रखा जाता था चीज़ों को, इस तरीके से हम बहुत सारी महरूमियों का शिकार थे, लेकिन अब फोकस में आ गए हम लोग के बाद एकदम से बूस्ट हाँ, अब हम फोकस हो गए हैं, तो अब हमारी चीज़ें बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, इसके साथ साथ हम बात करें थोड़ी सी वसीम, आप के जिस तरह अभी सियासी पार्टियां जो हैं वो अब दोबारा से उनकी इलेक्शन कैंपेन्स भी स्टार्ट हो चुकी हुई हैं, और जिस तरह यहाँ पर बिलावल भुट्टो भी आए और उन्होंने भी जो है तकरीर काफ़ी सारी की और दावे भी बहुत सारे किए, क्या कहेंगे इस बारे में? लोगों का जो है वो कितना हजूम था, इस पीपल्स पार्टी की अभी क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, इस हवाले से बताइएगा। देखिए, अगर आप देखें इलेक्शन के हवाले से तो कुछ मामला जो हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो चुके थे, लेकिन इनसे बाकायदा आगाज़ जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से 4 रोज़ पहले कर दिया गया था, जिसके बाद 2 रोज़ा दौरे पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो मुल्तान पहुँचे। अब क्योंकि सीसी का इजलास था लाहौर में जुमेरात को आज, तो इस वजह से उनको अपने दौरे को 1 दिन के ऊपर जो है वो करना पड़ा। तो सैदा वाले बाईपास पे इस्तकबाल जो है वो भी रखा गया, और पार्टी के अंदर अगर हम देखें तो नून लीग से और पीटीआई से कुछ लोग जो हैं वो भी शामिल हुए और शमूलियत का इजहार भी किया। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें एनएफसी यूनिवर्सिटी की, तो एनएफसी यूनिवर्सिटी के अंदर बेनज़ीर भुट्टो शहीद और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम से मंसूब ब्लॉक्स जो हैं वो बनाए गए हैं, जिसका इफ्तिताह चेयरमैन जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके हमशीरा आसफा भुट्टो ने किया है। और इसके बाद फिर वो मुजफ्फरगढ़ गए और मुजफ्फरगढ़ में उन्होंने महारिर शाह सियाल के भाई की वफ़ात पर ताज़ियत का इजहार किया और मीडिया से गुफ्तगू भी की, जिसमें उन्होंने इस बात का इजराक किया कि पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन के हवाले से काफ़ी संजीदा जो है वो दिखाई दे रही है और वो चाहती है कि जो वक्त है उसके ऊपर इलेक्शन किया जाए। और इसी तरह सदर अली फलवी ने भी अपनी स्टेटमेंट दी है कि इलेक्शन जो है वो नवंबर में वक्त पे जो है वो होने चाहिए। होप तो देखना यह है कमिंग डेज के अंदर क्या ये मामला इस तरह होते हुए हैं नहीं, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस वक्त हमें बड़ी सरगर्म और कैंपेन्स का सिलसिला उनका शुरू होना नजर आ रहा है। और नवाज शरीफ साहब भी वापस आने अभी तो ऐसा लगता है ना कि आपका जो मुल्क है वो बगैर ही किसी सेटअप के जो है वो चल रहा है। मतलब अगर निगरान सेटअप आया भी है तो उस हवाले से हम मुल्क की जो सूरत हाल देखते हैं तो आपको इस टाइम जो मुल्क है वो बिखरा हुआ ही नजर आता है। मतलब आपको चीजें जो हैं वो जिस तरह इस टाइम लोग परेशान हैं, अच्छा आपकी महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हर तरीके से ना एक अजीब सी अफरा तफरी फैली हुई है। तो लेकिन पंजाब में शायद अगर हम उस लेवल पे बात करते चले तो कुछ हालात बेहतर हो रहे हैं हमारे हॉस्पिटल्स के, चीज़ों के, ब्यूरोक्रेसी लेवल के और बाकी तमाम मामले के। पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है इस वक्त। अगर हम बात करते चले जितने भी सेटअप गवर्नमेंट को चला रहे हैं, चीज़ों को चला रहे हैं, इनके ऊपर वो पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, इसलिए कुछ मामला जो है वो स्मूथ वे के अंदर बेहतर हो रहे हैं। सही। अच्छा सर, जिस तरह अभी हम फाटा के तहत जो है मुल्तान में गुलगश्त और मुमताज़ाबाद की अगर हम बात करें कि वहाँ पे बहुत सारे घरों को गिरा कर जो है वो प्लाजे तामीर किए जा रहे थे, तो उस हवाले से आप जनूबी पंजाब हाउसिंग डिपार्टमेंट का जो एक्शन लिया गया उस हवाले से बताइएगा। हाउसिंग डिपार्टमेंट ने जो है ये मुमताज़ाबाद और गुलगश्त जो मेन हमारी 2 स्कीम्स हैं, तो वे बैक आज से 50 ईयर्स पहले इन्होंने बेसिकली ये सारे प्लानिंग के तहत बनाई थी। तो अब जाहिर है वक्त के साथ साथ जैसे जिद्दत आ गई है, चीज़ें बदल गई हैं, तो लोगों ने जो है मेन घरों को जो है वो कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, प्लाजे बनना शुरू हो गए, वहाँ पे कमर्शियल वर्क स्टार्ट हो गया। तो उसमें बाय लॉ ये था कि उन्होंने कमर्शियल वर्क करने से पहले जो है वो आपने उस डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होती है, नक्शे अप्रूव करवाने होते हैं, ताकि वो जैसे भी ट्रैफिक का इशू, बेसिकली इशू तो ये कि लोग खुद ब खुद मामला को चलाना शुरू कर देते हैं। तो उस पर फिर बोसन रोड पे भी हम जाएं तो हमें लोगों ने ना अपने घरों को गिराकर अब प्लाजे बनना शुरू होंगे। उसी पे बेसिकली सेक्रेटरी के हुक्म पर फिर एक्शन हुआ, इनके बहुत सारे हमने वो सील भी कर दिए हैं, लेकिन कुछ लोग कोर्ट में जाकर स्टे भी लिए हैं। तो ये भी एक है, ये भी तो है ना हमारे यहाँ, फिर वो कुछ चीज़ों के रास्ते भी तो हैं। हाँ, लेकिन ये है कि अब उस एक्शन का ये फायदा हुआ कि कोई तकरीबन कोई पिछले ही मतलब माह में हमारे पास कोई मतलब मोर देन 100 मिलियन लोगों ने पैसे जमा करवाए। अब उनको हमने किस्तें बनानी शुरू कर दी हैं और कमिश्नर भी इसमें इन्वॉल्व है, डिप्टी कमिश्नर भी इन्वॉल्व है, सेक्रेटरी PHED भी इन्वॉल्व है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब भी इसको खुद से मॉनिटर कर रहे हैं।
तो होपफुली इंशाल्लाह चीज़ें जो है वो रेगुलराइज हो जाएंगी। मजीद भी नाज़रीन से जानेंगे, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुशामदीद कहते हैं। और इसके साथ ही बात कर लेते हैं कि मुल्तान का इस टाइम मास्टर प्लान के हवाले से भी जान लेते हैं कि क्या है और ये कब तक जो है वो बना हुआ है, इस हवाले से बताइएगा। मास्टर प्लान बेसिकली ये हमारा जो एमडीए है, तरक्याती इदारा है, डिवीजनल लेवल पे एमडीए ने बेसिकली बनाना होता है। सही है। और ये जो मास्टर प्लान बनता है ये 20 इयर्स के लिए बनता है। जो इस वक्त इन वोग मास्टर प्लान है वो 2008 में बना था, जो कि 2028 तक है। सही। और हर 5 साल से रिव्यू किया जाता है, उसके अंदर कुछ छोटी मोटी अमेंडमेंट्स हों। तो अब जो है वो 2028 से 2048 के लिए बनेगा, उसके ऊपर काम हो रहा है। और इसमें तमाम स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होते हैं। इसमें जो मेंबर्स होते हैं, इसमें कमिश्नर भी मेंबर है, डिप्टी कमिश्नर, लोकल गवर्नमेंट के और पब्लिक रेप भी इवन शामिल होते हैं। तो उस पर भी वर्क हो रहा है। जो हमारे मौजूदा डीजीएमडी ने एक रिक्वेस्ट वैसे ऊपर भिजवाई है कि अभी हम मास्टर प्लान जो 28 से 48 वाला बनाना है, तो हमें इजाजत दीजिए हम इस पूरे को दोबारा सारे को रिव्यू कर लें। क्योंकि डीएचए बन गया है, वो पूरे का पूरा आपका एरिया जो है वो जाहिर है वो मास्टर प्लान से बाहर था। पहले वाला जो मास्टर प्लान था उसमें तो ये चीज शामिल नहीं थी, तो अब उसको भी इंक्लूड करेंगे और उससे दूर तक तलक जाएगी ये बात। और फिर प्लस कहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज बननी चाहिए, कहाँ कितनी बननी है और बननी की नहीं बननी, जैसे हाउसिंग सोसाइटीज बहुत सारी बन गई। अच्छा, अब तो आप ये देख लें कि हर बंदा सिर्फ इसी काम पे चला गया। लोगों ने अपने काम छोड़ के, बिजनेस छोड़ के इसी चले गए। प्रॉपर्टी को तो एक उन्होंने अपना एक साथ बनाया। अब हाउसिंग सोसाइटीज का जिस तरह ट्रेंड चला है, तो अभी तो हर जगह ये, अच्छा फ्रॉड भी हो रहे हैं उसी तरीके से। बहुत जगह लोगों को उस तरीके से बेवकूफ़ भी बनाया जा रहा है, लूटा भी जा रहा है, और उसके बाद लोग गायब भी हो जाते हैं। हाउसिंग सोसाइटीज के हवाले से असल में लोगों को फिर वही बात अवेयरनेस की है। जब एक अदारा है उस अदारे से पहले मालूम करना चाहिए कि ये इस सोसाइटी में जहाँ पे हम लोग परचेज करने चाह रहे हैं, तो क्या ये सोसाइटी अप्रूव्ड है, एमडीए से रजिस्टर्ड है। जो अप्रूव्ड और रजिस्टर्ड होती है वो जाहिर उसकी तमाम चीजें आपने कंप्लीट करवाई होती है। तो लोग क्या करते हैं कि वो बस खरीद लिया, बाद में पता लगा वो अप्रूव्ड नहीं थी या उसके भी चीजें अंडर प्रोसेस थी, तो फिर कुछ इस किस्म के मसाइल का सामना है। जिस तरह चीजें चल रही हैं, क्योंकि हर इंसान चाह रहा होता है कि अपना घर हो या अपना, तो उस चक्कर में अगर कहीं उनको सस्ती चीज मिल रही होगी ना, तो लोग फौरन उस तरफ जाते हैं कि यार एक अच्छा आपको कम दाम में या कम उसकी किस्त जो है वो बन जाएगी, तो उसमें आपका घर बन जाएगा। लेकिन बाद में आपको उसके जो रिजल्ट होते हैं वो यही होता है कि आपने इतना कुछ पैसा दे के भी वो चीज़ आपकी नहीं हो सकी। तो ये बड़ा यहाँ पर हम देखते हैं कि ये चक्कर भी तो बहुत सारे हैं। हाँ जी, ये जाहिर है ये किसी के साथ भी हो, बेशक हमारे साथ ही क्यों ना हो, ये जमा पूंजी सारी होती है। हाँ जी, बिल्कुल है। तो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी एमडी ने लगाई हुई हमारी अप्रूव्ड स्कीमें कौन सी हैं, अंडर प्रोसेस कौन सी, अनअप्रूव्ड कौन सी हैं। तो आपके चैनल के तवज्जो से मैं यही कहूँगा कि परचेज करने से पहले आप जरूर एक दफ़ा एमडीए के डोर जरूर नॉक करें, ताकि आपको तसल्ली हो जाए। तसल्ली हो, बिल्कुल। अच्छा जी, इसके साथ साथ वसीम आपसे ये जानेंगे, इस टाइम जब हम बात कर लेते हैं कि जनूबी पंजाब में क्लाइमेट चेंज, क्योंकि मौसम हर वक्त, अभी हमने स्टार्ट में भी यही बात की कि मौसम जो है वो चेंज हो रहा है। सम टाइम आपको लगता है मौसम अब काफ़ी कदरे बेहतर हो गया है, क्योंकि आगे अक्टूबर भी आ जाएगा, नवंबर, तो थोड़ा सा अच्छा मौसम हो जाएगा, लेकिन अभी वो सूरत हाल आपको कहीं नज़र नहीं आती। उस हवाले से इसको निपटने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्योंकि सैलाबी सूरत हाल भी हमारी चल रही है इस टाइम, काफ़ी सारे इलाकों में बारिशें भी हैं, और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर माहौलियाती आलूदगी जो है वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो देखिए, अगर हम थोड़ा सा बैक चले जाएं तो सर्दियों के बाद जो है वो गर्मी आने से पहले एक बाहर का मौसम हुआ करता था, और हम उसको बाहर का एक मुकम्मल पीरियड होता था जिसको हम एंजॉय करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, हम सर्दियों के बाद डायरेक्ट गर्मियों में जा रहे हैं, और गर्मियों के बाद डायरेक्ट सर्दियों में जा रहे हैं। बाहर और ख़ज़ा का कॉन्सेप्ट कम होता जा रहा है। हाँ। इतनी तेज़ी के साथ जो है वो क्लाइमेट चेंज हुआ कि अब हमें पूरी दुनिया को इस मुतालिक जो है वो सोचना होगा, क्योंकि इससे सिर्फ एक जो है इलाका डैमेज नहीं हो रहा, मुतालिका जितने भी जुड़े हुए इलाके हैं वो सब इससे जो है वो नुकसान का सामना कर रहे हैं। अभी हालिया अगर हम देखें तो हमने सैलाब जो है वो क्लाइमेट चेंज के बाइस भुगता, और इस वक्त भी जो सूरत हाल है पंजाब की वो हमारे सामने है कि जिस तरीके से जो है वो चीज़ें चल रही हैं और सैलाब जो है वो आ रहा है।
तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो स्कूलों में इनिशिएट किया गया है मियावाकी स्टाइल के अंदर जंगलात लगाने का कॉन्सेप्ट, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे 4 से 5 सालों के अंदर जो है वो आपको हरे भरे दरख्त जो है वो मिल जाते हैं। और इसको एक पूरा स्टाइल है इसका लगाने का कि इसके अंदर जो हमारे सेक्रेटरी हैं जंगलात के वो और हायर स्कूल एजुकेशन के ताउन से जो है ये हर जगह के ऊपर इस चीज़ को जो है वो फैलाया जा रहा है। अब हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर, रोड्स के ऊपर, PHA और मुख्तलिफ जितने भी महकमे हैं वो इसके ऊपर काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं, ताकि हम एक जो है वो सांस हमारा जो है वो इस तरह का लिया जा सके जिसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन उतनी मिकदार के अंदर मौजूद हो। लेकिन अगर हम इसके साथ साथ दूसरी चीज़ों की बात कर चलें जो हमारे कंट्रोल में हैं, जिस तरह ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आलूदगी उसी तनासुब से इंक्रीज़ हो रही है, भट्टे हैं, सनतें हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, ये शहर से दूर होनी चाहिए। लेकिन शहर हमारा इतना बढ़ गया कि ये चीज़ें बीच में कल कुछ भी मैंने शामिल हो वैसे गई। बात की थी कि हमारे यहाँ ना ये चीज़ें बड़ी हैं, पुरानी गाड़ियाँ होंगी ना रोड पे चल रही हैं तो उनकी मेंटेनेंस का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा जाता, और उसकी वजह से जो धुआं आता है वो एक तो सांस लेने में आपको मसला होता है। फिर लोग जो बाइक पे सवार होते हैं, जो साइकिल पे होते हैं या पैदल होते हैं, इवन कि गाड़ी में भी आपको उसकी स्मेल तक आ रही है। तो मतलब ये हमारी, मैं कल देखा, मैंने वीडा बस का मेरा एक्सपीरियंस रहा। बिल्कुल आप देखेंगे उसकी वजह से कितना आपकी जो हवा है वो आलूदा हो जाती है सिर्फ धुएं की वजह से, और इतना गलीज धुआं कि इससे आपके बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं और टाइम इस तरह का होता है। तो हमारे यहाँ तो इन चीज़ों को कभी मद्देनजर रखा ही नहीं जाता। और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से हिदायत जो हैं वो जारी की गई, जिनके अंदर रक्षा धुआं छोड़ने वाला उस पर क्रॉस लगाया हुआ था। इसी तरीके से जो बड़ी बसेस थी उस पर क्रॉस लगाया, तो वहीं पे मुझे लगा कि एक क्रॉस जो है वो वीडा की तरह मेंटेनेंस पे भी लगाना चाहिए। और आज इस पे स्टोरी भी करनी आपने है। ठीक है, आसानियाँ आप किस तरह फिर सबसे ज्यादा आपके शहर मुल्तान के अंदर अगर कोई आलूदगी फैला रही है कन्वेंस तो वो वीडा बस है। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, वाकई से खालिद बोल रहा हूँ सर। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? एक मसला बयान करना चाहता हूँ। जी जी बोले। 65 साल उम्र है और पीएफ वाकई से रिटायर हूँ। अच्छा सर, एक प्लाट मिला था 30 साल पहले, उस पे सर कब्जा हो गया। 25 साल केस अदालतों में चलता रहा, अब हाई कोर्ट में पड़ा है, कोई पुरस्काने हाल नहीं है। तो काइंडली इसमें कोई ऐसी कानून में तरमीम की जाए कि इतना अर्सा सर लगे, 25 साल हो गया सर। अच्छा, पेमेंट सर सारी जो पेमेंट हुई है, गलत में चार्जेस जमा है, पीएफ वहाँ कट के जो चेयरमैन साहब है, पीएफ ऑर्डिनेंस सेक्रेटरी, उनका लेटर मौजूद है, हर चीज मौजूद है, लेकिन कब्जा ग्रुप जो है वो हावी है। सही, आप कुछ पूछना चाहें? ये तो वाकंट की बात कर रहे हैं। अच्छा चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हिदायत कर दें। और जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है मीर भट्टी साहब से उनके रिक्वेस्ट है कि वो इस केस को देख लें कि और रिटायर बंदे हैं सर, 20 प्लाटों पे कब्जा है। सही, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी सर। बस इसमें जैसे पहले बात हुई है, अब लोग जो है वो जाहिर है कोर्ट का सहारा लेते हैं, तो फिर कोर्ट से जब तक स्टे नहीं वकेट होता तो उस वक्त तक जाहिर है फिर एग्जेक्टिव जो है उसके ऊपर कार्रवाई कर नहीं सकती। तो इसके बारे में बस बेबसी है, क्या कह सकते हैं। कब्जा माफिया वाला सीन जो है ना, ये बड़ा बैड है। वैसे ये हम अक्सर देखते हैं, लोगों की ज़मीनों पर जिस तरह कब्जा किया जाता है, वैसे इस पे भी बड़ा वैसे काम होना चाहिए कि जो इस तरह के लोग हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। लोगों की जो जायदादें हैं उनको मेरा ख्याल उनका हक है, उनको मिलनी चाहिए। अच्छा, माजरत के साथ अब तो ऐसा भी 1-2 केसेस हमारे पास सामने आए कि हमारे सरकारी अफसरान के घरों पे भी कब्जा हो गया। खैर उसका भी पूरा केस चला। इस पर मजीद बात करते हैं नाजरीन, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद है। हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी आसमा, मुल्तान शहर के अगर आज के मौसम की बात करें तो गुज़िश्ता कई दिनों से जो गर्मी और हब्स की एक लहर है, शिद्दत है, वो आज भी वैसे की वैसे बरकरार है। आज अलल सुबह से हल्की फुल्की हवा तो चल रही है, हब्स की शिद्दत में कमी देखने को आई है, लेकिन गर्मी की जो शिद्दत है वो वैसे की वैसे बरकरार है। सुबह सवेरे से ही सूरज आग बरसा रहा है। मुल्तान शहर के वासियों को तो ऐसे लगता है उसने टारगेट किया हुआ है और अपने निशाने पर ही लिया हुआ है कि मैंने मुल्तान के ऊपर ही सबसे ज्यादा गर्मी बरसानी है। तो गुज़िश्ता कई दिनों से जो गर्मी की शिद्दत है वो आज भी वैसे के वैसे बरकरार है। आज अगर शहर के ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत को देखें तो मुल्तान शहर का आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक
जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत आज 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब कल से कदरे आज बेहतर है, जो कि 70% तक रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स मुल्तान शहर का आज भी आलूदा तो है, लेकिन कल की निस्बत आज कदरे बेहतर है, जो कि 160 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान की स्टैंडिंग को देखें तो आज मुल्तान 8वें नंबर पर स्टैंड कर रहा है। आसमा महकमा मौसमियात ने मुल्तान शहर के वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है और ये पेश गोई जाहिर की जा रही है कि 16 से 18 सितंबर के दरमियान मुल्तान शहर में बारिशों का एक नया सिलसिला एंट्री करेगा और जिसकी वजह से मुल्तान शहर का मौसम जो है उस गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी देखने को आएगी और ये बढ़ता हुआ जितना भी दर्जा हरारत है इसमें भी नुमाया कमी देखने को आएगी और मौसम काफी ज्यादा खुशगवार हो जाएगा। आइंदा 24 घंटों के हवाले से बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर में गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने को आएगा। मौसम जो है ये हब्स की भी लपेट में रहेगा, गर्मी की भी लपेट में रहेगा और तिबी माहिरीन की जानिब से जो एक चीज बताई जा रही है, हिदायत जारी की जा रही हैं, वो ये है कि शहरी दोपहर के औकात में कम से कम घरों से बाहर निकलें और पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें ताकि हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। और जिस तरह हसन बता रहे थे, मैंने हम बात कर रहे थे कि क्लाइमेट चेंज तो 40 टेम्परेचर तक जाना और इसमें लग रहा था कि जैसे अगस्त का महीना है तो इसमें वाकई से जून वाली गर्मी महसूस हो रही है। तो गर्मी की शिद्दत में जो है वो इजाफा भी हो रहा है। अच्छा फिर ये भी है, देखते हैं बारिशें वैसे कहते तो हैं लेकिन बारिशों का इम्कान जो है वो ये तमाम अमल जो है वो क्लाइमेट चेंज का बिल्कुल ऐसे ही। अब यार बहुत सारे ऐसे इलाकों में जितनी शदीद, जैसे लाहौर पिछले दिनों कितनी शदीद वहाँ बारिश रही और मेरे ख्याल में तारीख में इतनी बारिश जो है वो कभी लाहौर में नहीं हुई जितनी वहाँ पे बारिश हुई। सर आप क्या कहेंगे इस बारे में, जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है हाउसिंग सोसाइटीज जो है वो बन रही हैं, दरख्त काटे जा रहे हैं जितनी तेजी से, और उसी तरीके से मुल्तान तो पहले ऑलरेडी गर्मी की वजह से बहुत मशहूर है, लेकिन जाहिर सी बात है जिस तरह ग्रीनरी हम लोग खत्म करते जा रहे हैं, दरख्त काटे जा रहे हैं, आम के स्पेशली यहाँ पे दरख्त काटे गए बहुत ज्यादा, और अभी स्टिल भी अभी बहुत सारे ऐसे दरख्त काटे जा रहे हैं सिर्फ हाउसिंग सोसाइटीज की वजह से। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो क्लाइमेट चेंज की बात आप कर रहे हैं ये तो बेसिकली वर्ल्ड वाइड इशू है, क्रॉस द बॉर्डर्स है। इस वक्त दुनिया को दरपेश जो मतलब जो बड़े चैलेंजेस हैं उसमें से एक क्लाइमेट चेंज है। जैसे भी ट्रैफिक की बात की है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की आपने, तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज के अंदर इनका बड़ा रोल है। इसका मतलब वाहद सोल्यूशन यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्री प्लांटेशन की जाए ताकि हमारा जो नेचुरल एटमॉस्फेयर उसको मेंटेन किया जा सके। मुल्तान के वाले से मैं मतलब ये एक खुशी की बात ये बताने जा रहा हूँ कि 200 मिलियन जो है वो PHA को दिए हैं। मुल्तान के अंदर 9 नए पार्क बन रहे हैं, पार्क्स बनेंगे, लोग सुबह उठ के वॉक शॉप के लिए जाएंगे, एक्सरसाइज के लिए जाएंगे। अच्छा पार्क भी सम टाइम ना किसी और के लिए मुझे लगता है बनाए जाते हैं जहाँ जिनके डेरे जमे हुए होते हैं। नहीं, मुल्तान शहर के अंदर पार्क्स बन रहे हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे भी लोगों को एक खुशगवार जो है वो सहूलत मिलेगी। अच्छा क्योंकि जाहिर सी बात है ग्रीनरी जो है वो आपको बहुत अच्छी वाइब देती है, और फिर हम जहाँ पर देखते हैं अच्छा आपके यहाँ पर प्लांट्स लगा दिए जाते हैं, हम देख रहते हैं कि PHA की जानिब से भी बहुत एक्टिविटीज़ जारी होती हैं, लेकिन बात यह है कि फिर उन पौधों का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे मेन जो है हम सबका वैसे इसमें रोल होना चाहिए। मैं समझती हूँ सिर्फ एक इदारों की नहीं है, अपने भी आपके घर भी इर्द गिर्द जब आप पौधे लगाते हैं तो स्पेशली आपको उनको ज़रूर उनका ख्याल करना चाहिए। तो जब पौधों का ख्याल रखेंगे तभी ग्रीनरी होगी, अदरवाइज तो फिर अब घर में जैसा हमारे घर में जो है वो स्पेशली मुझे हो जाता है कि यार ग्रीनरी हो, आपके पौधे हों, ताकि आप सुबह सुबह जब उठे ना तो आपको बड़ी अच्छी वाइब आए। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो है वसीम आपसे जानेंगे इस टाइम लारी अड्डों के हवाले से भी जानेंगे कि वहाँ पे क्या सूरत हाल चल रही है, लेकिन आज ही अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही थी हमारी ब्रेक पे जाने से पहले कि इस टाइम जो मुल्तान के लारी अड्डे हैं उनके हवाले से जानेंगे कि क्या सूरत हाल चल रही है। 35 साल के बाद मुल्तान के लारी अड्डे का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको तब्दील किया गया है। अब आपको कोई बेहतर सहूलियात जो है वो वहाँ पर मिल सकती हैं, क्योंकि पहले जो है वो आपका जितने भी लारी अड्डे थे वो मुख्तलिफ जगह के ऊपर जो है उन्होंने अपने स्टैंड्स बनाए हुए थे। अब तमाम स्टैंड्स को एक ही प्लेटफार्म के ऊपर एक चढ़ दिया गया है। और इसी तनासुब से अगर हम बात करते चलें, जो D क्लास बस स्टैंड हैं वो लारी अड्डे की हदूद से 3 या 4 किलोमीटर के अंदर जो है वो नहीं बनाए जा सकते। उनके लिए कम से कम जो है वो 4 किलोमीटर दूर होना उस जगह से ज़रूरी है।
लेकिन मुल्तान में 2 इस तरह के थे जिसमें न्यू खान और फैसल मोअज़ शामिल था, तो उन दोनों को जो है वो सेक्रेटरी आरटीए की जानिब से सील किया गया और वो तकरीबन जो है वो अभी तक जो है 2-3 रोज़ से सील ही है। अब होप्स हो कि उसके ऊपर क्या जो है वो ऑर्डर आता है, तो क्योंकि इस तरह की कोई भी सूरत हाल होती है तो वो दूसरी पार्टी जाके कोर्ट में चली जाती है और फिर वहाँ से जो है वो स्टे का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। इन तमाम असना के अंदर अगर हम बात करते चलें, वहाँ पर चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, लेकिन सफाई का जो निज़ाम है वो बुरी तरह मुतासिर है। वहाँ बैठने के लिए चेयर्स वगैरह, कुर्सियाँ वगैरह उस तरह से नहीं हैं जो बड़ा अच्छा एक बेहतरीन जो लारी अड्डा बनाया गया जो बनाया गया उसको वो नहीं चल पाया। हाँ, उस तरीके से नहीं चल पाया, लोगों ने भी फॉलो नहीं किया। हाँ, वहाँ पे कंपनीज ने आना ही गवारा नहीं किया, उन्होंने रोड्स के ऊपर खड़े होकर ट्रैफिक को ब्लॉक करके रोड का सिस्टम खराब करके वहाँ से ट्रैफिक और सवारियों को उठाना जो है वो ज़्यादा मुनासिब समझा बनिस्बत इसके कि वो अपनी गाड़ी को थोड़ी सी घुमा के वहाँ से ले लें। और ऐसी तमाम सूरत हाल के अंदर सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो भी उस जगह पे ट्रैफिक वार्डन्स खड़े हैं, ये जो लोग खड़े हैं, सेक्रेटरी आरटीए का अमला खड़ा है, तो उनको चाहिए था कि इस तरह की बड़ी कन्वेंस जो हैं वो उनको मेन रोड के ऊपर ना खड़े होने दें। आप किसी भी टाइम जो है वो लारी अड्डे से आपको गुजर हो तो आपको 15-20 मिनट के लिए ट्रैफिक में जाम होना लाजमी पड़ेगा, जिसकी बुनियादी वजह यही है कि एक रोड के दोनों साइड पे अगर 22-23 व्हीलर इस तरीके से बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं वो 5-7 भी खड़ी हो जाएंगी और सवारियों का इंतजार कर रही होंगी तो आपकी ट्रैफिक। अच्छा, फिर वहाँ पर हमें रोड एक्सीडेंट्स भी ज्यादा आपको मिलते हैं कि बिल्कुल इसी तरीके से ट्रैफिक को उस तरीके से जो है रूल्स को फॉलो अगर ये तमाम गाड़ियां जो हैं वो उस मेन चौक से हटा के हम लारी अड्डे के अंदर शिफ्ट करते हैं तो रोड्स बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कुछ जो है वो वहाँ पे तजावजात माफिया ने कब्जा किया हुआ है, बाकी जो रह जाती है वहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो फिर उनका कब्जा है। और होप्सो आपके लिए फिर पूरे रोड के ऊपर एक छोटी सी पट्टी और गली बचती है जहाँ से हम गुजरते हैं, तो जाहिर बात है ट्रैफिक तो जाम। अच्छा, क्योंकि हमारे जो मेन है ना वो ये जगह होती हैं जो आपके मेन, जैसे बोसन रोड हो गया या हमारा जिस तरह यहाँ पे लारी अड्डे बस स्टेशन में, यहाँ पे तमाम जगहों पे आपको रश भी ज़्यादा दिखाई देगा और यहाँ पर आपको ट्रैफिक के रूल्स जो हैं वो और जो असूल हैं उनको भी तोड़ते हुए लोग नजर आएंगे, मतलब कभी भी उस चीज़ को फॉलो नहीं किया जाएगा। अच्छा सर, जिस तरह छोटे छोटे इलाके हैं हमारे यहाँ पर, उस हवाले से भी आपसे जानना चाहूँगी, उस पर जो तरक्याती काम है उन पर कितना काम हो रहा है, आपके डिपार्टमेंट के हवाले से क्या किरदार है? जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे तकरीबन कोई हमारे डिपार्टमेंट से 5 बिलियन से ज़्यादा की स्कीम्स जो है, तकरीबन कोई 160 के करीब स्कीम्स बनती हैं। पीएचई की 102 स्कीमें हैं, छोटी छोटी स्कीमें जो है वो गांव में साफ पानी पहुँचाने की वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, और इसी तरह अर्बन डेवलपमेंट की 52 स्कीम्स हैं। तो जिसमें जैसे पीएचए के मैंने बताया कि पार्क्स बनने जा रहे हैं, 9 पार्क्स बनेंगे, और वासा की जो है वो रिप्लेसमेंट हो रही है, और सड़कें जो हैं वो भी इंशाल्लाह होपफुली देखेंगे नेक्स्ट मंथ से जो है वो जो 5-6 रोड हैं वो भी बन जाएंगी, जो बासा ने बनानी, स्पेशली लोकल गवर्नमेंट वालों ने टेंडर कर दी हैं। तो साउथ पंजाब में तरक्याती काम अब पिछली दौर की निस्बत जब से साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट बना है वो खासी स्पीड से, खासी पेस से, लेकिन उसका इम्पैक्ट ज़ाहिर है वो ऐसा ऐसा नजर आना शुरू होगा। सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने। वसीम शहजाद आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, और इसके साथ ही हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनकी तरफ चलते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद वकास खान, जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं अभी कह नहीं सकती ठीक हूँ मुकम्मल तौर पे, लेकिन बीमार हूँ। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जी हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी प्रोफेसर मोहम्मद रमजान, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आइल्स ट्रेनर हैं और इसके साथ साथ जो है स्पोकन इंग्लिश के भी ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, आज हम थोड़ा आइल्स के हवाले से भी बात करेंगे और कुछ नए टेस्ट भी आए हैं उनके ऊपर भी बात होगी। इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बात करेंगे कि कितनी ज़रूरी है, क्योंकि अब दौर जदीद में जो है वो इसकी अहमियत क्या है। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम किसी भी इदारे को ज्वाइन करें तो वहाँ पर आपको इंग्लिश जो है वो मस्ट है कि आपको आनी चाहिए, ताकि क्योंकि आपके दिन ब दिन अब कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है, तो उस हवाले से भी जानेंगे। क्या मसाइल दरपेश होते हैं, इस हवाले से भी जानेंगे। और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो आज का टॉपिक जो है वो, क्योंकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो बच्चों के हवाले से बात करेंगे कि बच्चों की सेहत के ऊपर और बच्चों की ग़िज़ा के ऊपर। जिस तरह आजकल हमारे बच्चे जो हैं वो हमें अच्छी ग़िज़ा से जो है वो बहुत दूर हैं, तो जो छोटे नन्हे मुन्ने बेबीज़ होते हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे कि उनको किस तरह की ग़िज़ा देनी चाहिए, उनका ख्याल कैसे रखा जाए।
अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब हम सबसे पहले तो ये बात करेंगे ना, क्योंकि हम ओवरऑल अब चीज़ों को देखें तो बच्चों की उस तरीके से नशोनुमा भी नहीं है, उस तरह सेहत भी नहीं है। जब बच्चा बेबी, न्यू बॉर्न बेबी जो पैदा होता है, उसका ख्याल कैसे रखा जाए? तो सबसे पहले तो इस हवाले से बताइएगा। जो सबसे बड़ा अलमिया कह लें कि हमारी सोसाइटी में वो डेवलप हो रहा है कि छोटे बच्चे को माँ के दूध से दूर किया जा रहा है। जो पेशेंट्स हमारे पास गांव से आते हैं तो वहाँ दादी नानी का होता है जिसको गाय का दूध शुरू करें, माँ का दूध नहीं दे सकते, या माँ किसी वजह से बीमार है, उसको नज़ला भी हो गया तो कहते हैं जी माँ का दूध नहीं पिलाना। हाँ। और शहरों में हमारे पास जो सबसे बड़ा अलमिया है कि वर्किंग वूमेन है, वो कहती हैं हम जॉब पे चली जाती हैं, अपना दूध नहीं पिला सकती, तो डब्बे का या गाय का दूध पे वो फोकस करती हैं। या बल्कि हमारे पास जो पढ़ी लिखी खवातीन आती हैं वो कहती हैं जी ऐसे डब्बे का दूध दें जो बच्चा मोटा भी हो जाए और जिस्मानी व जहनी तौर पे जो है ना मजबूत भी हो जाए। तो बड़ा अलमिया है। माँ का दूध बच्चे की पहली ग़िज़ा है। हर सूरत बच्चे को माँ का दूध 6 महीने तक देना चाहिए और 6 महीने के बाद जो है वो खुराक स्टार्ट करनी चाहिए। सही। तो फिर किस तरह की खुराक देनी चाहिए? क्या जाहिर सी बात है हम डर भी जाते हैं ना कि बच्चे को अभी से कोई इस तरह की ग़िज़ा ना मिले जिससे बच्चा जो है बीमार हो सकता है, देखिए जब असर पड़ सकता है। जब बच्चे की वीनिंग स्टार्ट होती है, जब पहली ग़िज़ा स्टार्ट होती है, आप कोई भी चीज़ दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ ना हो जो उसकी गले की नाली में फंसने का डर हो। आप सीरियल दे सकते हैं, चावल सीरियल एग दे सकते हैं, चावल का दे सकते हैं, आप सूजी का हलवा दे सकते हैं, आप जो है केले को फेंट के दे सकते हैं, तो कोई इतना इशू नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता फीड को बढ़ाना होता है। ये नहीं होता कि थोड़ा सा ये भी है कि 3 महीने का हुआ बच्चा और उन्होंने जो है ना वालिदैन ने खुराक शुरू कर दी, उससे फूड एलर्जी का चांस होता है। कोशिश करें 6 महीने के राउंड जो है ना वीनिंग स्टार्ट करें और एक खुराक एक टाइम पे दें। अगर आपने सीरियल दिया चावल का तो हफ्ता उसको वही दें। सही। उससे हमें आइडिया हो जाता है कि खुदा ना खास्ता उस बच्चे को किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है। फिर दूसरे हफ्ते हम दूसरी चीज ऐड करते हैं, फिर तीसरे हफ्ते तीसरी चीज ऐड करते हैं, और अगर इसमें से कोई चीज ऐसी हो जो बच्चे को एलर्जी करा रही हो, डायरिया करा रही हो, तो डॉक्टर से रुजू करके हम उस चीज को कुछ अर्से के लिए बंद करके दोबारा चला के देखते हैं क्या यार दूसरी बार चलाने से भी दोबारा एलर्जी तो नहीं हुई। ये बड़ा जरूरी होता है। अच्छा, वैसे ओवरऑल देखा जाए तो आपका तो डेली का काम है बच्चों को देखना, चेक करना, तो क्या देखते हैं बच्चों में क्या ज्यादा जो है वो कमी आ रही है बच्चों की सेहत के हवाले से? सेहत के हवाले से एक तो यही दूध जो है वो उस तरीके से नहीं पिलाया जा रहा। अगर पिलाया भी जा रहा है तो 1 या 2 टाइम माँ पिलाती है, उसके बाद गाय के दूध पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। अब जो गाय का दूध है वो बच्चे में खून की कमी का बायस बन रहा है। सही। अनीमिया के पेशेंट्स बेतहाशा आ रहे हैं, खून की कमी के पेशेंट बेतहाशा आ रहे हैं। 5-6 महीने तो वो कर लेते हैं। अब वालिदैन हमारे पास जो शिकायत लेके आते हैं वो ये होता है कि रंग पीला हो रहा है बच्चे का। कोई दूर से मेहमान है, उसने कहा जी आपका बच्चा तो पीला महसूस हो रहा है, या वो थका थका सा रहता है। बच्चे शिकायत करते हैं हमारी टांगों में दर्द हो रहा है, पढ़ाई में उनका दिल नहीं लग रहा होता, जो आप कह लें दिमागी तौर पे भी उतने चाकू चौबंद नहीं होते। तो इस शिकायत के साथ हमारे आते हैं और ये सारा डाइट से रिलेटेड है। इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से ठीक किया जा सकता है वालिदैन अगर थोड़ी सी तवज्जो दें। तो वादी ग़िज़ा का जो है वो बड़ा असर होता है आपके ऊपर। अच्छी ग़िज़ा होगी तो बच्चे भी उसी तरीके से खाने पीने में। वैसे बच्चे जो आजकल के हैं ना वो स्पेशली फास्ट फूड की तरफ उनकी ज़्यादा तवज्जो होती है, और जैसे अभी सब्जियां हैं, फल हैं, तो मोस्टली देखा है कजन्स के बच्चे होते हैं, खाला के बच्चे हैं, वो कभी भी जो है ना वो सब्जियों फलों की तरफ नहीं जाएंगे। उनका ये होता है कि मोस्टली आपकी बाहर की चीजें खा ली, स्नैक्स वगैरह खा लिए, पेट भर जाता है और उसी में ही वो खुश हो जाते हैं। देखिए बच्चा वो चीज़ लेता है जो वालिदैन उसको देते हैं। अब अगर आप रात को पिज़्ज़ा मंगवा के बैठे हैं वालिदैन सपोज, अब बच्चा यही देखेगा कि पिज़्ज़ा अच्छी चीज़ है, ये शलजम बनी हुई अब्बू ने आके नाक बना ली और अम्मी ने उनको अंडा बना के दे दिया है, तो शलजम कहाँ से खाएगा? तो जो चीज़ आप बच्चे के सामने करेंगे बच्चा वही चीज़ पिक करेगा। तो उसको अच्छी डाइट दें। मैं कल ही एक वालिद मेरे पास है, उन्होंने कहा 2 साल का बच्चा था, तो चेक करवाने, मैंने कहा बिल्कुल नॉर्मल है बच्चा, तो कहते 2 साल हो गए जब से पैदा हुआ है हमने कभी डॉक्टर को नहीं दिखाया, सिर्फ वैक्सीनेशन उसकी करवाते हैं। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा नज़ला भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा हमने अपने बच्चे को कभी शुगर नहीं दी, ये रूह अफ़ज़ा, ये जाम शीरिंग, या इस तरह की शुगरी ड्रिंक्स हो गए, या ये जो बॉटल्स वगैरह कोक, डाइट, स्प्राइट, ये कोई नहीं दी, और हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। नॉर्मल उसको पानी देते हैं। जो खुराक हम कहते हैं उस शादी से पहले जब हुई तो हम खाते थे, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ हमने बाहर से ऑर्डर करना छोड़ दिया। घर में बनाते हैं, नगेट्स अगर है घर में बनाएंगे, बर्गर अगर है घर में बनाएंगे। तो देखिए ये चीज़ लोग अमल करेंगे तो फिर डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। जैसे घर में तो आप सफाई का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से बनाकर, बच्चों की सेहत के साथ तो नहीं आप खेल सकते, लेकिन आप ओवरऑल देखें बाहर के खानों पे उस तरीके से जो है वो सफाई का ख्याल भी नहीं रखा जाता। खाते तो हैं हम बहुत शौक से, लेकिन ये है कि अगर हम सफाई वाली साइड पे जाएं, किचन उनका विजिट करें, तो फिर आपको समझ में आएगी कि कितना ख्याल रखा जाता है। अच्छा जी, इससे मजीद भी हम आपसे जानते हैं, सर आपसे जानते हैं इस टाइम जो है आइल्स के हवाले से सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या तैयारियां चल रही हैं और कौन से नए टेस्ट आए हैं, इस हवाले से बताइएगा। जी, आइल्स एक इंटरनेशनल टेस्ट है जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कराती है।
उसका बेसिक पर्पस होता है कि आपकी इंग्लिश की एवेल्युएशन की जाए कि आपकी इंग्लिश का क्या मेयार है। इसमें बैंड्स होते हैं, टोटल 9 बैंड्स। तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का मुख्तलिफ क्राइटेरिया होता है। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 4.5 से स्टार्ट हो जाती है, सही, नॉट लेस देन 4 इन ईच मॉड्यूल। 4 मॉड्यूल हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक, ओके जी। इमिग्रेशन के लिए भी ये वैलिड है और स्टडीज़ के लिए भी। हमारा ज़्यादा कंसर्न इमिग्रेशन और स्टडीज़ होता है, सही। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान से बहुत ज्यादा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आप देखिए ना नौजवान यहाँ से कितने जा रहे हैं, नौजवान यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और अमेरिका की तरफ बहुत ज्यादा मूव हो रहे हैं। उसकी वजह बहुत ज्यादा ये है कि वहाँ पे इनको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं? इनकी अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, ठीक है जी। इसके अलावा स्टडीज के और ऑप्शन हैं। तो जब ऐसे मौके होंगे तो जाहिर सी बात है लोग यहाँ से चले जाएंगे और जा रहे हैं। जो लोग अफोर्ड करते हैं वो जा रहे हैं। ये इतना आसान नहीं होता। कम से कम 50-60 लाख या 40 लाख एक बिल्कुल ठीक, इस पे अच्छा खासा अच्छा खासा एक्सपेंस आता है। तो ये ओवरऑल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो इसके बावजूद लोग जा रहे हैं अपनी प्रॉपर्टीज बेच के या मुख्तलिफ ज़राए से वो जा रहे हैं। उसकी 2 वजूहात हैं कि हमारा फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा और हमारी एजुकेशन भी अच्छी हो जाएगी। तो इन 2 पर्सपेक्टिव्स की नज़र में लोग यहाँ से मूव हो रहे हैं। और ये टेस्ट पहला इस वजह से कंपलसरी है कि हमारी एम्बेसी, यानी ब्रिटिश एम्बेसी या अमेरिकन, कोई भी एम्बेसी हो, तो वो सबसे पहले इसको एवेल्युएट करते हैं। इवन कॉलेज वाले इसको एवेल्युएट करते हैं कि इतने बैंड्स हों तो हम दाखिला देंगे, अदरवाइज दाखिला नहीं देंगे। अगर हम आज के दौर में देखें तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या स्टूडेंट्स मुख्तलिफ कैटेगरीज के, जिसमें मेडिकल साइंसेज देख लें या सोशल साइंसेज देख लें, कंप्यूटर के देख लें डिग्रीज, तो सब में कम से कम 6.5 या 7 बैंड उनको रिक्वायर है सही दाखिले के लिए। ठीक है जी। तो इसके लिए आइट्स एक पहला जरिया है जिसकी बेस पे हमारे स्टूडेंट चले जाते हैं। हाँ, अब आइट्स के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि हमारा जो निज़ाम तालीम है उसके अंदर 2 चीज़ों को ज़्यादा फोकस किया जाता है, यानी रीडिंग और राइटिंग को। हाँ, लिसनिंग और स्पीकिंग होती नहीं। आप अगर आम हालात में भी देख लें कि हमारे यहाँ कोई यहाँ पे ऐसा रिवाज नहीं है या कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हमारी जो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं उसके ऊपर फोकस हो, खास तौर पे इंग्लिश पे। मुल्तान में तो आपको अंदाजा है क्या सूरत है। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें ठीक है। अब इन चीजों को रूट लेवल से, बेसिक लेवल से ठीक करने की जरूरत है। कुछ इदारे हैं जो इसको बेहतर अंदाज से लेके चल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ऐसा नहीं है। ठीक है जी। हमें ओवरऑल इस मुआशरे को देखना होगा कि चारों मॉड्यूल्स यानी 4 स्किल्स, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, चारों को बेहतर करना होगा जो कि इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल हों। अगर आप सिर्फ नेशनल लेवल पे भी देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे एस्पायरेंट्स इवन CSS या PMS को पास कर लेते हैं, लेकिन जाके इंटरव्यू के अंदर रह जाते हैं। तो उसकी वजह क्या होती है कि उनके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता या उनकी फ्लुएंसी नहीं होती, एक्यूरेसी नहीं होती, राइट प्रोनाउंसिएशन नहीं होती। इस वजह से हमारे स्टूडेंट फेलियर का शिकार हो रहे हैं। तो हमें अपनी इंग्लिश को बेहतर करना होगा, हमें फोकस करना होगा। इसका एक ही हल है कि घर में भी पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों के ऊपर फोकस करें। स्क्रीन टाइम बेशक कम कर दें। स्क्रीन टाइम से मुराद ये है कि हर वक्त गेम्स के अंदर, ऐसा नहीं। स्क्रीन टाइम हो, आजकल हर चीज मोबाइल के ऊपर अवेलेबल है, यानी प्रोडक्टिव हो। ठीक है। इसके अंदर जो सही चीजें हैं कि हमने क्या देखना है उसके ऊपर फोकस किया जाए। हमारा टारगेट क्या है, हमें उसके ऊपर फोकस करना है, बजाय इधर उधर की चीजें हों, गेम्स हों या दूसरी जो जैसे आजकल टिकटॉक या 2 चीजें और भी हैं उसके ऊपर ना जाए। मेरी अपनी पर्सनल राय। इससे बेहतर है कि हम अपने आप को ग्रूम कर लें, इंग्लिश लैंग्वेज भी इंप्रूव कर लें। ठीक है। अब इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आइट्स भी ठीक है और स्पोकन इंग्लिश भी ठीक है। आजकल एक और टेस्ट आ गया जिसको हम PTE बोलते हैं। ठीक है। ठीक है जी। PTE टेस्ट ये पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश है। ठीक है जी। तो ये अब कनाडा में भी अप्रूव्ड है, ऑस्ट्रेलिया में भी और यूके में भी। 3 जगह पे इसकी जो वैलिडिटी है वो बढ़ गई है। ये थोड़ा आसान है। ये इंटेलिजेंस बेस के ऊपर टेस्ट है। ठीक है ना जी। इंटेलिजेंस बेस के ऊपर है। इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि कंप्यूटर बेस्ड है सारा। अच्छा, अगर ये कर लें तो फिर आपको आइल्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। एक चाहिए ना जी, क्योंकि जाहिर सी बात अगर आपने मूव करना है तो सबसे पहले तो आपको मेन आपके पास यही आता है कि आपको आइल्स करना पड़ेगा। अब आइल्स के अगेंस्ट दूसरे टेस्ट आ गए। ठीक है जी, PTE। लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान में रखना होगा कि बेशक हम आइल्स करें या PTE करें, है दोनों इंग्लिश का ही टेस्ट।
मीडियम तो थोड़े डिफरेंट हो गए हैं। आइट्स पेपर बेस है, आप कंप्यूटर बेस भी आ गए हैं। सही, ठीक है ना जी। जो पीटीई है वो कंप्यूटर बेस, उसके अंदर चीजें थोड़ी सी आसान है, चीजें एक जैसी हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, चारों चीजों का टेस्ट है आपका। लेकिन वो जो है पीटीई जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है सिर्फ। अब आइट्स थोड़ी सी आसानी है कि बच्चों के पास पेपर बेस भी एक अडॉप्टेबिलिटी है, उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कितना फोकस करते हैं अपने फ्यूचर की तरफ, अपने इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश क्योंकि इस वक्त एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। गुजारा नहीं है, फिर स्पेशली हमारे पाकिस्तान में तो अभी इस टाइम बहुत ज्यादा अच्छा हमारे यहाँ जरूरत भी है। और सेकेंडली हम जहाँ पे भी देखें, अगर आप जॉब के लिए भी जा रहे हैं, चाहे आपकी डिग्री कहीं आप मैटर तो करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आप सबसे पहले जो आपका होगा कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आपकी कितनी अच्छी है, ये पहली आपका बात जो है स्पोकन कितनी अच्छी है, सेकेंडली आपका आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। तो हमारे यहाँ तो मोस्टली जो देखा जाता है, हम हमेशा इस पे बात भी करते हैं, हमारे साथ गेस्ट भी होते हैं, कि हमारे यहाँ करियर काउंसलिंग कभी भी उस तरीके से की ही नहीं गई है नहीं। और फिर ग्रूमिंग जो स्पेशली हम देखते हैं जो बच्चों की, उस पर भी कभी वर्क नहीं किया गया। मतलब डिग्रीज हाथ में है, आपके पास अच्छे मार्क्स भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि आप जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है एक्चुअली आपका वहाँ पे क्या रोल होगा, आप क्या करेंगे, वो आपसे रेलिवेंट भी है या नहीं है। बिल्कुल ऐसे असल मामला इधर से हट चुका है। ऐसे हम सिर्फ मार्क्स के ऊपर जोर कर रहे हैं, ठीक है जी, जबकि क्वालिटी की तरफ इस वक्त नहीं है। ठीक है, इस वक्त जो दौर जदीद है, इस वक्त हमें जरूरत है एक तो हमारी स्किल अच्छी हो, यानी स्पोकन डिस्कोर्स जिसको बोलते हैं वो बहुत अच्छा हो, आउटस्टैंडिंग हो। और दूसरा जो है, इस वक्त हमें किस चीज के अंदर अपनी महारत है, यानी स्किल को बात अगर हम आगे बढ़ाएं, ठीक है ना जी, वो नीड क्या है। अब नीड्स चेंज हो रही हैं वक्त के साथ साथ, ठीक है। पहले जमाने की निस्बत अब जो है वो नीड्स चेंज हो गई हैं, जॉब्स की नेचर चेंज हो गई है, ठीक है ना जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आके सारी चीजें चेंज कर दी, कंप्यूटर ने आके, ठीक है ना जी, इंसान की अहमियत ऐसा खत्म तो नहीं की, लेकिन अहमियत बढ़ रही है। अगर आप कुछ वैल्यू रखते हैं तो उसमें आपकी वैल्यू है, अगर नहीं रखते तो आपकी वैल्यू फिर खत्म है। तो इसीलिए हमें अपने नॉलेज को बढ़ाना होगा, अपने कंप्यूटर की स्किल्स को बढ़ाना होगा और अपने आप को मजीद इंप्रूव करना होगा वक्त के साथ साथ। यहाँ पे हमें एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा, घर के अंदर से लेके यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इवन लाइब्रेरीज तक साथ लेकर चलना। हाँ जी, सबको साथ साथ लेके चलना होगा, तो तभी हमारा मुआशरा तरक्की कर सकेगा। बिल्कुल जी, इसमें मजीद भी आपसे जानते हैं। अच्छा, जिस तरह डॉक्टर साहब बच्चों के हवाले से जिस तरह आप बता रहे हैं कि खून की कमी है, तो आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं और इसके साथ साथ जो है इसकी अलामात क्या होती हैं कि अगर आपको खून की कमी हो गई है बच्चों में? देखिए, खून की कमी की सबसे बड़ी वजह एक तो मैंने जैसे बताया गाय का दूध पिलाना, और दूसरा ये है कि जब 6 महीने पे बच्चे की खुराक स्टार्ट करनी होती है, अब बच्चा क्योंकि आदी होता है दूध पीने का और फीडर लेने का, तो जब वीनिंग स्टार्ट करते हैं, खुराक देना स्टार्ट करते हैं, वो प्रॉपर नहीं हो पा रही होती। हम उसको बिस्किट्स दे देते हैं, पापड़ खिलाना शुरू कर देते हैं, लेज दे देते हैं और दूध पिलाई रखते हैं। बच्चा थोड़ा सा शोर मचाता है, वो कहते हैं जी मैंने ये गोश्त नहीं खाना, मैंने चिकन नहीं खाना। जब थोड़ा सा शोर मचाता है, माएँ बाप सारे बिजी होते हैं आजकल, तो वो जो है ना फिर फीडर बनाया और बच्चे को पिला दिया। अब 6 महीने पे हमने उसकी डाइट स्टार्ट करनी थी, दूध को ग्रेजुअली कम करना था, लेकिन हम वैसा नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से अब बच्चे में खून की कमी आने लगती है, उसके आसार आने लगते हैं और 6 से 9 महीने के दौरान जो है ना बच्चा खून की कमी के शिकार हो जाता है। सही। तो उसके फिर साइन सिम्टम्स हैं, जिस तरह मैं आपको पहले भी बताया कि बच्चा थका थका सा रहता है, चिड़चिड़ापन होता है। जो दूर से लोग आते हैं, क्योंकि आप वालिदैन रोजाना बच्चे को देख रहे हैं, तो आपको एहसास नहीं हो पाता। जो फुप्पो या खाला बात से कहती ये देखो बच्चा तो हमें पीला लग रहा है। और बच्चा अगर स्कूल गोइंग है तो टीचर्स की शिकायत होती है कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, खेलता अच्छा नहीं है, बैठा रहता है, थकन का शिकार रहता है, और ये सारी अलामात होती हैं। फिर वालिदैन हमारे पास आते हैं, फिर इसके टेस्ट या जो भी। सही हो गया। अच्छा, और इसके साथ साथ फिर अगर खून की कमी होगी है तो आप क्या समझते हैं फिर क्या चीज़ें देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को, स्पेशली क्योंकि इस कमी को पूरा किया जा सके? देखिए, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हों? वालिदैन का बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि जी बस सिरप दे दें और जान छुड़ा लें। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने उसकी डाइट का ख्याल करें, उसकी डाइट में जो ग्रेजुअली जो है आप चिकन लेके हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स लेके हैं, उसको 2 खजूरें रोज़ाना खिलाएं। खजूर बहुत खून बढ़ाने वाली ग़िज़ा है। उसके अलावा कलेजी खिलाएं, कलेजी में बहुत ज़्यादा होता है, और माँ को भी कलेजी खिलाएं, ताकि माँ ने, क्योंकि दूध पिलाने अगर माँ की खुराक अच्छी होगी तो वो दूध ज़्यादा अच्छा आएगा। और आपका बच्चा जो वालिदैन, क्योंकि ज़्यादा फोकस हमारी सोसाइटी में बच्चे पे होता है, वालिदा पे इतना नहीं होता, तो वालिदा की डाइट भी अच्छी करें, बच्चे की डाइट भी अच्छी करें, तो बच्चा ग्रेजुअली इंप्रूव कर जाता है। अगर खून में बहुत ज़्यादा कमी हो, मतलब HB हम टेस्ट कराते हैं, अगर वो 6 से कम आ रहा है तो हम सिरप पे स्टार्ट करते हैं,
और अगर फोर्स से कम आ रहा है या दिल के मसले मसाइल भी डेवलप हो सकते हैं खून की कमी से, फिर हम ये देखते हैं कि खून की बोतल लगवा लें या ना लगवाएं। सही। अच्छा, ये वही बात आपकी कि हमारे यहाँ माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्टिविटीज़ हो भी रही होती हैं गवर्नमेंट लेवल पे भी, लेकिन ये है कि यहाँ पे स्पेशली जनूबी पंजाब में ना हम देखते हैं ख़वातीन की स्पेशली जो माएँ हैं उनकी सेहत का वाकई इतना ख्याल नहीं रखा जाता, और बच्चे की भी उसी तरीके से नशोनुमा जो है, अरे बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, बच्चों में आपकी जो है बहुत सारी डिजीज़ भी जो हैं वो बच्चों को लाहक हो जाती हैं, तो इस हवाले से भी जो है काम करना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, माशरे को इतना अंदाज़ा नहीं है कि एक सेहतमंद माँ ही सेहतमंद बच्चा पैदा करेगी। साउथ पंजाब में जो सबसे बड़ा अलमिया कि बच्चे पे बच्चे पैदा हो रहे हैं, तीन साल में 3 बच्चे पैदा हो गए। अब माँ ने वो जो खून की कमी का शिकार हुई, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ब्लीडिंग होती है, उसके अलावा जो बच्चा पेट के अंदर है वो भी खून लेके जा रहा होता है, पी रहा होता है। तो बात यह है कि आप माँ की खुराक का ख्याल करें। अब होता यहाँ पे ये है कि जब बच्चा पैदा हुआ, अब वालदा ने सुबह नाश्ता बना के देना है अपने शौहर को, तो उसके बाद घर की सफाई करनी है, बच्चा जा गया उसको फीडर दे देगी, अपना दूध दे देगी, फिर उसने दोपहर का खाना बनाना है, कोई स्कूल से बच्चा वापस आ गया उसको वो करना है, फिर शौहर साहब वापस आ गए, खाला आ रही हैं, फुप्पो आ रही हैं, सारे आ रही हैं। यहाँ पे माँ की सेहत का ख्याल नहीं रखा जाता। जब माँ की सेहत का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो आपका बच्चा, यानी कि जिस बच्चे ने आपकी नस्ल आगे बढ़ानी है, तो वो भी जो है मुख्तलिफ बीमारियों या नशोनुमा का शिकार हो सकता है। सही। अच्छा, अगर माँ में आयरन की कमी है और बच्चे में, थोड़ा सा बच्चों में भी आयरन की कमी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सही है। तो इसीलिए अगर प्रेगनेंसी में कोशिश करें माँ को अच्छी खुराक दें, रेस्ट का ख्याल करें, उसको प्रॉपर रेस्ट में। ये नहीं है कि सारा दिन जो है घर के काम भी कर रही है और तो मुश्किल हो जाएगा। सही है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा है 4.5 साल का, उसका बुखार कम नहीं होता, अक्सर उसको बुखार आए दिन है ही है अक्सर। डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे? वो कह रहे हैं बुखार रहता है बच्चे को ना हर वक्त। कितने साल का बच्चा है? 4.5 साल का। तो कभी उन्होंने थर्मामीटर लगा के भी चेक किया या वैसे ही हाथ लगा के उनको गर्म फील होता है? आप बात कर सकते हैं डॉक्टर साहब। थर्मामीटर लगा के कभी चेक किया आपने या बस सिर्फ हाथ लगा के आपको महसूस हुआ कि बच्चा गर्म है? नहीं डॉक्टर, मैंने अक्सर तकरीबन नोट किए 99 100 का है। अच्छा, और ये बताएं कि वैसे उसकी ग्रोथ ठीक हो रही है, कद काट ठीक बढ़ रहा है, वजन उसको आपको लगता है कि साथ वाले बच्चों के हिसाब से ठीक है? जी बिल्कुल, वजन आपका ठीक ठाक है, वजन में कोई इशू नहीं है, बस वो ना इस तरफ खड़ा होता है, बैठा रहता है, जिस तरह उसका मकसद है कोई जान ना हो, इस तरह इधर बैठा है तो बैठे रहता है अपने हिसाब से। अच्छा, ये बताएं खेलता है या खेलता कूदता भी नहीं है? नहीं, जब बुखार कम होता है तो माशाल्लाह ठीक ठाक चलता रहता है। देखिए, ये बुखार थर्मामीटर लगा के अगर 99 तक है, इस पर इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी डाइट का ख्याल करें, ये देखें कि बच्चा मिट्टी में ज़्यादा तो नहीं खेलता। बच्चा मिट्टी में ज़्यादा तो नहीं खेलता? नहीं। और खाता पीता क्या है वो? खाने में अपना घर की जो खुराक है, उसके बाद मछली को मुझको देते हैं विटामिन की वजह से। ठीक है, उसके ना फल फ्रूट सब्जियां उसकी बढ़ाएं, गोश्त चिकन ये बढ़ाएं, और इसको थर्मामीटर लगा के चेक करें कि आया बच्चे का बुखार कितना है। अगर 99 तक है तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो जब दांत निकालने लगते हैं तो इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको सिम्टम्स लगें तो एक बार चेक करवा लें, क्योंकि मुआयना ज़रूरी है। मुआयने के बगैर मुश्किल हो जाएगा इस तरह गाइड करना आपको। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, क्योंकि हम बच्चों के मामले में ना सम टाइम ये होता है कि बिल्कुल ही लापरवाही भी कर जाते हैं ना बच्चे, और फिर आपको एंड टाइम पे पता चलता है कि अच्छा यार बच्चा जब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है तो तब आप बच्चे को लेकर भागते हैं। तो बच्चे की सेहत का आपको मेरे ख्याल वक्तन फवक्तन उसका जो है बच्चे का चेकअप भी खुद भी करते रहना चाहिए, और अगर कोई इस तरह का मामला हो तो फिर आपको डॉक्टर को लाजमी चेक करवाना चाहिए। अच्छा, सेल्फ मेडिकेशन भी तो बहुत है ना हमारे यहाँ। हाँ, बच्चे को कुछ हो गया था, जब फलां ने कह दिया कि ये कर दो, देसी नुस्खा टोटका आजमा लो, ये कर दो वो कर दो, तो ये हमारे घरों में भी बहुत ज्यादा। मेरे पास जो है हफ्ता पहले एक वालदैन आए, उन्होंने कहा जी बच्चे को बुखार था, हम पैराडोल देते रहे हैं, पैरासीटामोल। तो मैंने कहा कितनी दी है? अब बच्चा था तकरीबन 6 माह का, 7 माह की बच्ची थी बल्कि। अच्छा। तो मैंने कहा कितनी? कहते हर 4 घंटे बाद हम उसको देते रहे हैं। अब वालदैन को इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि हर 4 घंटे बाद, और फिर उसको डोज ज़्यादा देते रहे हैं कि भाई अगर आप ज़्यादा डोज देंगे तो वो बच्चे के जिगर को मुतासर कर सकती है।
तो वालिदैन बाकी चीज़ों पे तो पैसा लगा लेते हैं, लेकिन इतना नहीं, इतना उनको करना चाहिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वहाँ जाके एक बार चेक करवा लें। छोटे बच्चों को सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जब तक आप 100% श्योर नहीं है कि इसको क्या चीज़ कितनी देनी हो। तो ये अच्छा, बड़ा क्योंकि हम लोगों के घरों में ये है कि अच्छा पैनाडोल ले ली, बुखार हुआ तो आपने पैरासीटामोल ले ली, पैनाडोल ले ली, कुछ इस तरह की अपनी जो आपको पता है कि हाँ डॉक्टर ने यही लिख के देना है, तो फिर हम वो हर नुस्खा जो हमारे लिए होगा ना वो हम हर बंदे पे आजमाएंगे। ये हमारे यहाँ जो है ना वो बहुत, इसकी तरबियत होना बड़ी जरूरी है। इस पर मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा रमजान साहब, जिस तरह अभी हम देखते हैं कि कोर्सेज करवाए जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, कोई 3 मंथ्स का होता है, कोई 6 मंथ्स का होता है, कोई साल का होता है, तो इस हवाले से भी ज़रा क्लियर करिएगा, क्योंकि 3 मंथ्स का जो मैंने अभी तक देखा है उसमें तो आपको कोई इस तरह की चीज़ जो है वो नहीं इतनी सिखाई जाती है। मुझे नहीं लगता कि वो उसको लोग प्रॉपर तरीके से उसको लेकर चल रहे हैं। इस हवाले से भी बताइएगा ये क्या है। मैं आपको बता देता हूँ जी। आप तो 3 मंथ्स की बात कर रही हैं, 6 मंथ्स की बात कर रही हैं, या 1 ईयर की बात कर रही हैं। इट हार्डली टेक्स 1 मंथ टू ग्रास्प ओवर, जस्ट 1 मंथ इफ योर ट्रेनर इज ट्रेन्ड वन। यहाँ तो हमारे मुझे लगता है ट्रेनर्स को भी ट्रेन करने की बड़ी ये तो हमें पूरा एक मैकेनिज्म चेंज करने की जरूरत है। ट्रेनर्स ने क्या करना है जी, उसने बच्चों को टेंसेस पे लगा देना है। हाँ, अच्छा बेस हमारा ये होता है। अच्छा, आपको अगर टेंसेस नहीं है तो आपको पहले तो वो आपको बताया जाता है कि क्या क्या टेंसेस हैं, उनको पहले आप याद करें। इसकी स्पोकन में जरूरत नहीं है। अच्छा, ठीक है। अगर आपको मैं ये कहूँ कि हर लफ्ज एक टेंस का हिस्सा है तो वो तो ठीक है, लेकिन राइटिंग के अंदर है। ठीक है ना जी। हमें बोलना कैसे है, बोलना कैसे है? हमें तो बोलना ऐसे है ना जैसे हम अपनी मदर टंग को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज ही है ना, हमने उसको एज लैंग्वेज लेना है स्पीकिंग में। सही, ठीक है। राइटिंग में तो ठीक है, आप ग्रामर भी देख रहे हैं, टेंसेस भी देख रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट स्पीकिंग एंड लिसनिंग? वी हैव टू फोकस ऑन फ्लुएंसी, वी हैव टू फोकस ऑन एक्यूरेसी, राइट प्रोनाउंसिएशन एंड लेक्सिकल रिसोर्स मीन्स वोकैब। अगर हम इसको इंप्रूव कर लेते हैं, इट हार्डली टेक्स 1 मंथ, इवन 15 डेज। ठीक हो गया। ओके, यू मे चेंज everything and you can develop your confidence. You may even discuss with any of the native speaker or foreigner in that way that he will be pleased. Even foreigners come here and whenever they discuss with me, really they get pleasure that at least you Pakistani people have developed your own way of speaking. Okay, and they even considered me as one of the ambassador of that language. तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, कम से कम मैं उनको महीना के अंदर, 1.5 माह के अंदर, 2 माह के अंदर ट्रेन कर देता हूँ, और उनके अच्छे बैंड्स आते हैं, 8, 9, इवन 7 बैंड्स आते हैं। ठीक है जी। द बेसिक एलिमेंट इज हाउ डू यू ट्रेन द स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड ट्रेनिंग, यू योरसेल्फ नीड ट्रेनिंग, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू इम्पार्ट ट्रेनिंग। आपको ट्रेनिंग की खुद को जरूरत होती है, उसके बाद आपने ट्रेनिंग देनी होती है। ठीक है जी। हमें अपने टीचर्स को ट्रेन करना होगा। अच्छा, यहाँ भी क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली जो चीज़ें हैं ना वो ये था कि जैसे ही आप उसको प्रोफेशन को आप सिंसियरली कर भी नहीं रहे होते, आपको ये था कि यार अर्निंग कैसे करनी है। तो अब मोस्टली तो लोग इसी चक्कर में, बहुत सारे हमारे इस तरह के इंस्टीट्यूट होते हैं जो हर मंथ में या आपके कुछ ना कुछ इस तरह के कोर्सेज निकाल देते हैं, जिससे वो अच्छा लोग अपना पैसा भी और टाइम भी वेस्ट करके आ जाते हैं, लेकिन प्रॉपर उनको उस तरीके से जो है बाकी भी दीगर मसाइल का भी सामना करना जी। बिल्कुल ऐसा है। हमें इस चीज़ को देखना होगा कि हमने अपने बच्चों को राइट ट्रेनिंग देनी है। अर्निंग तो हर एक ने करनी है, लेकिन इसमें अगर अल्लाह पाक की रजा भी शामिल कर लें कि हमने इन बच्चों को ट्रेन करना है, आगे उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे अपने आप को परफॉर्म करना है। अगर एक बच्चे को आप सही तरीके से ट्रेन कर देते हैं सिर्फ स्पोकन इंग्लिश में, मैं आज आपको दावे से कह सकता हूं कि वो बच्चा कम से कम भी 1 लाख 1.5 लाख या कम से कम भी 50,000 आराम से कमा लेता है, सिर्फ ऑनलाइन ट्यूशन से, सिर्फ ऑनलाइन ट्रेनिंग से। अच्छा, आप क्या समझते हैं स्कूलों में जो है इसका इंग्लिश को लेकर टीचर्स का स्पेशली, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट लेवल पे जो है उस तरीके से नहीं, क्योंकि उर्दू पे ज्यादा फोकस किया जाता है आपके तमाम के, लेकिन इंग्लिश पे उस तरीके से फोकस नहीं किया जाता। जैसे भी हमारे प्राइवेट इदारे हैं जो स्कूल इस टाइप चला रहे हैं, उनका पहले फोकस ये होता है कि इंग्लिश आपकी बेसिक जो चीज, आपकी जो चीज है वो उसको पहले लेकर चलें। उर्दू पे जैसा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनका ये कि इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी होती है,
बट आप उर्दू की तरफ चले जाएं तो उर्दू बहुत उनकी वीक होगी, तो वो ना बोल सकेंगे प्रॉपर, ना ही उसको जो है वो लिख सकते हैं। तो हमारे यहाँ ये भी बड़े मसाइल हैं कि अगर एक ही फोकस है तो फिर वो तमाम एक ही चीज पे फोकस चला जाता है, और अगर नहीं है तो फिर बाकी चीजों पे हमें ना हर चीज पे बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है ना जी। इवन आप देखें कि अगर इंग्लिश अच्छी है तो उसको मजीद आगे हमने इम्प्रूव करना है, ग्रूमिंग करनी है। हमें रोजाना की बेस को लेके चलना होगा, रोजाना एनवायरनमेंट ऐसा बनाना होगा कि बच्चे इंप्रूव करें, हम खुद इंप्रूव करें। ठीक है जी। अगर हम इंप्रूव नहीं करेंगे, अपनी ग्रूमिंग रोक देंगे, तो आगे हम इम्पार्ट नहीं कर सकेंगे। अपनी भी ग्रूमिंग करनी, बेशक कोई भी फील्ड देख लें, मेडिकल का देख लें, सोशल साइंसेज का देख लें या लैंग्वेजेस देख लें, हमें रोजाना की बेस पे अपने आप को बेहतर करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो हम दुनिया से पीछे रह जाएंगे। वैसे भी आप देखते हैं इस वक्त पाकिस्तान की क्या कंडीशन है जी, बिल्कुल ठीक है जी। हम इसको बेहतर कर सकते हैं। ये एक वाहिद जरिया है जिसकी बेस पे हम अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन कम कर सकते हैं, ठीक है जी, और अपने घरों के अंदर खुशहाली लेके आ सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम का है, सिर्फ महीना डेढ़ दो में आप इसको सीख लें, उसके बाद सिखाना शुरू कर दें। क्या वैसे टिप्स देना चाहेंगे? हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको देख भी रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है इंग्लिश आपको बेहतर करने के लिए क्या क्या चीजें जो है वो आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, या उसमें आप बेहतरी ला सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, टिप्स क्या देंगे? जी जी, मैं सिंपल सी बात ये कहूंगा, आज हर घर में एलईडी है, टीवी लगा हुआ है, अगर वो भी नहीं है तो उनके पास सेल फोन्स हैं, मोबाइल्स हैं। मोबाइल के ऊपर सिर्फ वो डाउनलोड कर लें, 2-3 मैं एप्स बताने लगा हूं, सिर्फ वो देख लें तो उनकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। अच्छा। लेकिन इसके ऊपर सिंसियर तरीके से काम करना होगा। पहला, वो अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करें, बीबीसी सुने, CNN सुने, अल जजीरा टीवी को सुने। वो जो एक्सेंट आ रहा है जिसको हम आरपी बोलते हैं, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, उसको अडॉप्ट करें, अपनी प्रोनाउंसिएशन को चेंज करें। ठीक है, इस तरह उनका एक इंटरनेशनली जो फोकस होगा वो बेहतर होगा। अपने आप को कंपेयर करें इंटरनेशनल स्पीकर्स के साथ। ठीक है, पाकिस्तान में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन इंटरनेशनली जो अच्छे स्पीकर्स हैं उनके साथ देखें। मतलब अमेरिका में देखें, आर्नल्ड शिवाजिंगर है, इस वक्त वो बहुत अच्छे पोजीशन पे है। ठीक है जी। अगर हम पाकिस्तान में देखें, मैं 2-3 की एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। मुनीबा मजारी है, वो एक अच्छी स्पीकर है, उसको फॉलो कर लें, या बेशक वो मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं, मैं उनकी इंग्लिश चेंज करा दूंगा, एक्सेंट, उनकी प्रोनाउंसिएशन, उनकी फ्लुएंसी और एक्यूरेसी वो चेंज कर दूंगा। ठीक है जी। वो बेशक मेरे पास आ जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी, तो ये भी हो सकता है। नहीं तो नेशनल जियोग्राफिक चैनल है, बच्चों के लिए भी पसंदीदा है, बड़ों के लिए भी, उस पे भी सबके लिए। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात? कैसे रहे हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? मैं पूछना चाह रहा था कि जो डॉक्टर वकास खान से बैठे हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जी जी जी, पूछना था कि जो फुलवेरी होती है वो बच्चों में किस उम्र से स्टार्ट होती है, एंड उनके लिए कोई अलग स्किन के डॉक्टर होते हैं बच्चों में, या फिर आम ही रूटीन के जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं उनको चेक कराया जा सकता है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आपका सवाल जो है वो मैंने नोट कर लिया, लेकिन इसका जवाब देंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटेन में आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। कॉलर थे हमारे साथ। ये फुलबेरी का बता रहे थे, या विटिलाइगो हम उसे कहते हैं मेडिकल टर्म में, किसी भी एज में आ सकता है। आपने देखा होगा बच्चों को भी है, और जो एडल्ट पेशेंट्स हैं उनको भी डेवलप हो सकती है। अब जो हमारा जो स्किन टोन या कलर है वो एक मेलानिन पिगमेंट होता है जो इसको ये कलर देता है। जब उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है किसी बीमारी की वजह से या नेचुरली, तो फिर जो वाइट पैचेस हैं वो आपके जिस्म में किसी भी हिस्से पे डेवलप हो सकते हैं। तो उसका ऐसा कोई इलाज तो नहीं है, लाइलाज कह लेंगे, कोई ऐसा बीमारी नहीं है, लेकिन यह है कि क्योंकि वाइट पैचेस की वजह से हमारे यहाँ लोग थोड़ा सा परेशान होते हैं कि जी थोड़ा सा स्किन खराब हो गई, ये सारा कुछ। अच्छा, इसका इलाज ट्रीटमेंट नहीं ऐसा? ठीक है, तो ये बिनाइन कंडीशन होती है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे मिलती जुलती कुछ और कंडीशंस हैं, उस पर फिर इलाज करवा लेना चाहिए। वो छोटे बच्चे जब पैदाइशी होते हैं, वार्डनबर्ग कहते हैं, उसमें ये होता है कि अल्बाइनो होते हैं, या उनके जो सफ़ेद बाल होते हैं वो सफ़ेद होते हैं, फिर वो फर्दर उनकी जेनेटिक टेस्टिंग वगैरह होती है, उस हिसाब से उसका इलाज होता है। सही हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा वीक बच्चे होते हैं, और आप उनको बच्चों को जाहिर बताया कहते हैं कि इसका वजन बढ़े, बच्चा जो है वो जहनी तौर पर इसकी अच्छी नशो नुमा हो,
और जिस्मानी तौर पे भी, उन बच्चों के हवाले से बताइएगा कि उनका वजन कैसे बढ़ाया जा सकता है। जो एक गलत कॉन्सेप्ट हमारे वालिदैन ने ले लिया है कि बच्चा मोटा होगा तो उसको वो सेहतमंद लेते हैं। अब देखिए, आपने एक मुर्गी की मिसाल ले लेते हैं कि जो नॉर्मल मुर्गी है उसका बच्चा जो है वो स्लिम स्मार्ट होता है। ब्रायलर मुर्गी जो है वो मोटा ताज़ा हटा कटा, लेकिन सेहतमंद कौन सा है? सेहतमंद वो नॉर्मल जो देसी मुर्गी है। इसी तरीके से जो माएँ अपना दूध पिलाती हैं वो बच्चे आपने नोट किए होंगे कि बड़े स्लिम स्मार्ट होते हैं, लेकिन अगर वो उनकी हाइट ठीक जा रही है, खेल कूद में वो बिल्कुल ठीक हैं, एक्टिव हैं, अपने जो माइलस्टोन्स हैं एज के हिसाब से वो कवर करते जा रहे हैं, यानी कि 4 महीने पे गर्दन उठा ली, 6 महीने पे बैठना शुरू हो गए और आपको लगता है कि हाइट उनकी ठीक जा रही है, तो बेस्ट है। तो बस उनकी डाइट का ख्याल करें और उसको जो है ना अपने पहलवान नहीं बनाना या बब्बर शेर बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, समटाइम होता है कि हम अपने बच्चों को इतना खिला पिला रहे होते हैं ना तो उनका वेट बढ़ता जाता है, बच्चे भी मोटापे का शिकार हो जाते हैं, तो उन बच्चों में फिर उन बच्चों में फिर मुख्तलिफ बीमारियां आ जाती हैं। देखिए, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाना और जो दिल के मसले मसाइल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो गलत डाइट की वजह से हैं। मैंने आपको पहले भी कहा कि शुगर आइटम्स बच्चे की खुराक से ख़त्म करते हैं, 2 साल तक तो बिल्कुल ना दें। अच्छा, तो आप काफ़ी अच्छी चेंज देखेंगे। अभी हम बच्चों को फॉरेन कोल्ड ड्रिंक्स, अभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं 6 माह के, साल के, तो आपको फौरन है क्योंकि बच्चा तो जाहिर सी बात जो आप पी रहे हैं तो बच्चा भी डिमांड करता है कि भाई मुझे भी पिलाए। तो अक्सर मैंने माओं को देखा है वो कोल्ड ड्रिंक अपने बच्चों को फीडर में स्पेशली उन्होंने डाल के दूध की जगह वो पिला रही होती हैं। लाल शरबत बहुत ज्यादा, वो भी बहुत ज्यादा। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात करिए? जी, मैं इस्लाम बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी, क्या कहना चाहिए? जी, प्रोफेसर साहब है ना, इनसे बात कर रहे हैं। करें बात। जी, प्रोफेसर साहब हैं हमारे साथ। हाँ जी। जी, वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर, आपसे क्या कहाँ होगा अगर बच्चों को इंग्लिश सिखाई जाए? तो मेरे बच्चे 3 बच्चे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप बता रही ना इंग्लिश लैंग्वेज लाती है, सिखानी चाहिए। मैं भी चाहती हूँ कि सीखे बच्चे। तो हम मुल्तान में रहते हैं, तो आपका इदारा कहाँ होगा? बेटा, मेरा इदारा चुंगी नंबर 9 पे है, आप आके पता कर सकते हैं। नाम ब्राइट इंग्लिश इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल चौक पे जहाँ पे वीडा बस स्टॉप है उसी के साथ है। ठीक है, मैं तो इधर इसलिए आया हूँ कि ओवरऑल हम बात करें कि इंग्लिश की अहमियत क्या है, ज़रूरत क्या है, हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपके बच्चों को ये पर्सनल ज़रूरत है तो फिर बेशक आप बीबी मेरे पास आ जाएं, नो इशू। आप घर पे भी उनको अपना खुद टाइम भी दे सकती हैं, उनका खुद भी एक्सपोजर बढ़ा सकती हैं आप, अगर खुद आप पढ़ी लिखी हैं तो। ठीक है, आप उनको एक इन्वायरमेंट दें तो वो घर में भी बैठ के डेवलप कर सकते हैं। अगर घर में नहीं तो फिर बेशक आप मेरे पास आ जाएं, उनको ले आएं, मैं उनकी काउंसलिंग कर दूंगा। ठीक है जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा सर, जिस तरह जिनके बच्चों के भी दांत निकल रहे होते हैं, जो अभी बच्चे, उनको भी जाहिर से बुखार और फिर बच्चे भी तकलीफ में होते हैं, ऐसे बच्चों को जो है वो किस तरह ट्रीट करना चाहिए? देखिए, जब बच्चे के दांत आते हैं तो इरिटेशन होती है। इरिटेशन होती है तो इन्फ्लेमेशन आप कह लें, मेडिकल टर्म हम यूज़ करते हैं। इन्फ्लेमेशन की वजह से बच्चे को थोड़ा सा बुखार हो जाता है 99 तक, और डायरिया भी हो जाता है क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन जो है वो इंटेस्टाइन से भी होती है और वो सारा कुछ। उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। सूदिंग इफेक्ट्स के लिए आप जो है ना देसी टोटका कर सकते हैं। थोड़ा सा जो दुपट्टा है, सूती कपड़ा जिसको कह लेते हैं, उसको बर्फ़ में थोड़ा सा वो करके गीला करके थोड़ा सा उसको वो दांतों पे वहाँ पे लगाया जा सकता है। अगर ज़्यादा वो इरिटेशन कर रहा है तो पैनाडोल या पैरासीटामोल दी जा सकती है, लेकिन कोशिश करें ना दें। तो दांत निकलना ऐसा कोई बीमारी नहीं है, वो तो जाहिर सी बात एक नेचुरल है, लेकिन उसमें यह है कि बच्चे, क्योंकि बच्चा थोड़ा सा टेम्परेचर गेन कर लेता है 99 तक, वालिदैन दौड़े चले जाते हैं, डॉक्टर साहब बच्चे को 99 बुखार है, फिर वो क्वैक्स के हाथ लग जाते हैं, फिर एंटीबायोटिक्स का कोर्स शुरू कर लेते हैं, सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर लेते हैं। वो साथ वाली जो है हमसाई, वो आके कहती है मैंने अपने बच्चे को ये दिया था तो आप भी ये दे दें। वही तो कह रही हूँ, आधे डॉक्टर तो हम खुद घर वाले खुद ही होते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हम जाना नहीं चाहते रश की वजह से, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हम। सर, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, क्या वो जो घर में काम करने वाली होती है वो ज्यादा डॉक्टर बनी होती है। अगर दांत निकल रहा है, बच्चा सही है, कोई मसला मसाइल नहीं है, थर्मामीटर लगा के आपने टेम्परेचर चेक किया वो 99.23 तक है तो परेशान ना हो। लेकिन अगर थोड़ा ज्यादा हो रहा है या इरिटेबल ज्यादा हो रहा है फिर एक बार चेक करवा लें। सही है, बच्चों की सेहत पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूअर्स को? बस मेरा तो यही मैसेज है कि बच्चों के साथ साथ बच्चों की माँ का ख्याल करें और बच्चों की डाइट का ख्याल करें, अच्छी चीज़ दें। और जिस तरह आजकल नफ्सा नफ्सी का दौर है, वालिदैन जो हैं वो वर्किंग वुमेंस जो हैं वो शाम को आती हैं, बच्चों को टाइम हम नहीं दे पाते। अब बच्चे की जो 2 साल है उसकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़े अहम होते हैं। तो उसको पार्क्स लेके जाएं, उसको दिखाएं कि ये क्या चीज़ है और चीज़ों के बारे में उसको बताएं। और वर्किंग वुमेंस के लिए मेरा एक पैगाम है कि अगर आप इस वजह से दूध नहीं पिला रही तो अपने बच्चे के साथ जुल्म कर रही हैं।
तो दूध को जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर जो है अगर आप 22 डिग्री लें तो 4 घंटे के लिए बिल्कुल नॉर्मल होता है, और अगर आप उसको फ्रिज में स्टोर करके जाएं तो 24 घंटे के लिए कार आमद होता है, आप बच्चे को पिला सकते हैं। और डीप फ्रीज कर लें तो 6 माह भी चल जाता है। तो इस वजह से अगर आप दूध नहीं पिला रही तो अपने बच्चे के साथ आप जल्द कर देंगे। बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर, आप कुछ कहना चाहें? जी, मैं तो ये कहूँगा जी, हमें अपने बच्चों के ऊपर फोकस करना चाहिए, उनकी एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। घर में भी माहौल पैदा करें, सिर्फ ये नहीं कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक रहें। घर में जब तक माहौल नहीं पैदा करेंगे, अपने बच्चों के ऊपर जब तक नज़र नहीं रखेंगे, देखेंगे कि वो क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त तक हम अपने बच्चों को बेहतर नहीं बना सकते। उनकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं कर सकते, ख़ासतौर पे लैंग्वेज की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते, या उनकी साइंटिफिक जो ज़रूरियात है उस वक्त तक पूरी नहीं हो सकती। सिलेबस तो एक अलहदा चीज़ है ना जी, उनकी ग्रूमिंग के ऊपर भी फोकस किया जाए, ठीक है ना जी। एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं उसके ऊपर भी फोकस किया जाए। अब जी जी फुल बैरी के हवाले से उन्होंने पूछा था कि इसके लिए फिर किसको चेक करवाना चाहिए। डर्माटोलॉजिस्ट हैं हमारे, और जो बच्चों के डर्माटोलॉजिस्ट हैं उनको भी चेक करवाया जा सकता है। परमानेंट इलाज एज सच नहीं है जो मैंने उनको बताया, लेकिन वक्ती तौर पे जो है कुछ क्रीम्स हैं और मस्टर्ड ऑयल वगैरह वो लगाया जा सकता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। तो इसके लिए स्किन स्पेशलिस्ट से रुजू करें तो। बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट का, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।